सीए क्लियर किया, वेरी स्ट्रगलिंग या वेरी चैलेंजिंग मोमेंट कुछ हुआ था ऐसे आपकी जर्नी में? जस्ट 1 मंथ बिफोर माई CA फाइनल्स मेरे डैड की डेथ हो गई थी। मेरे घर वालों ने बोला कि तुम जाके एग्जाम लिख दो, फेल हो गए तो भी चलेगा, बट समहाउ पास तो हो ही गया, बट आई ऑल्सो गॉट अ 45th रैंक। म्यूचुअल फंड में आपने कितना परसेंटेज CAGR अचीव किया होगा? अप्रोक्सीमेटली इट्स अराउंड 20% CAGR एज ऑफ नाइस। तो म्यूचुअल फंड में भी लोग मतलब 20% का रिटर्न कमा सकते हैं आराम से। यू आर स्टिल कंटिन्यूइंग योर SIP इन द म्यूचुअल फंड्स? एब्सोल्युटली, SIP मैं कभी मिस नहीं करता हूँ। अभी मेरी जो SIP है वो 3 लाख रुपीज पर मंथ की एज अ फैमिली। दिस इज मोर देन द सैलरी दैट आई वाज ड्रॉइंग व्हेन आई क्विट माय जॉब। जॉब क्विट करने के बाद तो मैंने 20,000 की SIP से स्टार्ट किया था। तो आपने 20,000 पर मंथ से 3 लाख पर मंथ इन अ स्पैन ऑफ 5 years? यस। क्रेडिट कार्ड्स मतलब स्मार्टली भी यूज करके पैसे बचा सकते हैं। बिल्कुल, टैक्स पेमेंट्स में भी आप क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं। एक HDFC का कार्ड है तो उस पर आपको अप टू 60,000 रुपीज मंथली टैक्स पेमेंट, आपको 5x रिवॉर्ड रेट मिलता है, मतलब 16.5% वापस मिलता है। तो आपको पता है मैं बॉम्बे कैसे आया हूँ? कैसे? ऐसे ही। इसमें क्या अलग अलग स्कैम्स हो रहे हैं लोगों के साथ एंड व्हाट दे शुड बी अवेयर ऑफ, स्पेशली इन द क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री? One client posted on social media, I am unable to log into my credit card account. Somebody reached out with a similar handle and said that sir I will help you do it on a video call. उसने वो कार्ड उसको स्क्रीन पे दिखा दिया। स्क्रीन पे दिखाते ही 5 या 10 मिनट में 50,000 रुपये उस कार्ड से डेबिट हो गए। So what is the total amount you have saved in 1 year using all credit cards? 4 to 5 lakh rupees every year on credit cards. क्रेडिट कार्ड्स यूज करके मैं कौन से चीजों पे स्पेंड कर सकता हूँ? सब कुछ। I know somebody who recently bought an apartment on credit cards. क्या लास्ट ऑन सैलरी? Last round salary was around 30 lakh rupees. ओके, which was 6x, Yes. मतलब 6x the first salary. क्या सीक्रेट है, like every 3 years you're able to double your salary? So you have वीडियो देखने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे। मैं YouTube एनालिटिक्स देख रहा था एंड वहां पर देखा कि 82.6% ऑफ माय ऑडियंस हु इज वाचिंग दिस कंटेंट हैज नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर मैंने आपको थोड़ी सी वैल्यू प्रोवाइड की होगी एंड आपको अगर कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट वी कैन ब्रिंग यू द बेस्ट क्वालिटी ऑफ गेस्ट एंड गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड एंजॉय दिस एंटायर एपिसोड ऑफ कॉन्वर्सेशन विद कुशल। सीए क्लियर किया तब कुछ ऐसा वेरी स्ट्रगलिंग या वेरी चैलेंजिंग मोमेंट कुछ हुआ था ऐसे आपके जर्नी में CA डेज में? yes. So Kushal, thankfully I passed all my CA exams in the first attempt, ठीक है। बट CA फाइनल से पहले क्या हुआ, जस्ट 1 मंथ बिफोर माई CA फाइनल्स मेरे डैड की डेथ हो गई थी एंड ही वॉज ट्रैवलिंग इन कश्मीर। तो आई एंडेड अप लाइक आई कुड नॉट फोकस इन माई स्टडीज ऑब्वियसली, राइट। 10-15 दिन तो उसमें ही लग गए थे, और फिर भी मेरे घर वालों ने बोला कि तुम जाके एग्जाम लिख दो, फेल हो गए तो भी चलेगा, बट समहाउ टर्न ऑफ इवेंट्स मुझे पास तो हो ही गया, बट आई ऑल्सो गॉट अ 45th रैंक, ऑल इंडिया 45th रैंक इन दैट। सो दैट्स व्हाट गेव मी कॉन्फिडेंस कि लाइफ में आप अगर चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। और वहाँ से ही मेरी पर्सनल फाइनेंस की जर्नी भी शुरू हुई, क्योंकि जब मेरे डैड की डेथ हुई तो फैमिली के फाइनेंसेस मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गई थी। तो मैंने देखा कि उनकी इन्वेस्टमेंट्स और इनके इंश्योरेंसेस वगैरह कैसे क्या है, और फिर मैं समझने लगा कि एक्चुअल में क्या होना चाहिए लोगों के पास। तो जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे डैड के पास कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं थी, एक सिर्फ LIC की पॉलिसी थी जिसमें सिर्फ हमें 10 लाख रुपए मिले, और वो ऐसी पॉलिसी थी जिसकी वो प्रीमियम भरते थे साल का 30-35 हज़ार रुपए। तो आप सोचो कि एक फैमिली जिसके पास अगर कुछ भी नहीं है और फैमिली में डेथ हो रही है और आपको सिर्फ 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, 10 लाख रुपए से तो 1 साल का खर्चा भी नहीं निकलना। तो वहाँ से ही मुझे समझ में आया कि इंडिया में बहुत बड़ा गैप है पर्सनल फाइनेंस की अंडरस्टैंडिंग की, जिसके एक और बात बताता हूँ, मेरे डैड तो फाइनेंस बैकग्राउंड से थे, वो तो स्टॉक मार्केट्स को बहुत अच्छे से समझते थे, फिर भी उन्होंने ये सारी गलतियां करी। तो मैंने जैसे ही मुझे समझ में आया, द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज आई वेंट आउट एंड बॉट अ टर्म इंश्योरेंस फॉर माई सेल्फ, और वहाँ से धीरे-धीरे मैं समझते गया। फिर जैसे मैं काम करना शुरू किया, मैं ऑडिट इंडस्ट्री में काम करता था पहले, तो यू आर सराउंडेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देयर। तो वहाँ पे जैसे ऑब्वियसली आप डिस्कशंस तो करते ही हो कि आप अपना पैसा कहाँ लगा रहे हो, क्या इन्वेस्ट कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो वहाँ पे समझ में आया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ही नहीं पता कि पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है, तो बाकी इंडिया का क्या हाल होगा सोचो। तो तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि कुछ साल में मेरे पास जब अच्छे पैसे हो जाएंगे इकट्ठे, दैट आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ फॉर 10-15 ईयर्स, मैं मेरी जॉब छोड़ के मैं मेरा खुद का बिजनेस स्टार्ट करूंगा।
तो इसमें आपने फिर जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग एंड ऑल जब से शुरू किया, तब आपको क्या लगता है कि आपके लाइफ में पहले क्या मिस्टेक्स हो रही थी एंड देन आपने उसको रेक्टिफाई कैसे किया? बिल्कुल। सो आप देखो म्यूचुअल फंड्स इंडिया में 1990s में लॉन्च हो गए थे और मेरे फादर ने काम करना शुरू किया था 1985 में और वो स्टॉक मार्केट्स में डे 1 से हैं। तो उनके पास अब अभी भी हमारे पास बहुत सारे शेयर सर्टिफ़िकेट है 1980s और 1990s के जो एकदम डेड कंपनीज़ के शेयर सर्टिफ़िकेट्स पड़े हैं मेरे घर पे। तो आप सोचो कि अगर उनके पास राइट नॉलेज होती कि लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है, सही कंपनीज़ बाय करनी है, अगर कंपनी सिलेक्शन नहीं हो रही तो देयर इज़ समथिंग कॉल्ड म्यूचुअल फंड्स। अगर वो 95 में भी नहीं करते, 2000 में करते, 2005 में करते, तो वी वुड हैव हैड अ लॉट ऑफ मनी टुडे बिकॉज़ आपको पता है कि देयर आर सम म्यूचुअल फंड्स हैव गिवन 1000x रिटर्न्स राइट फ्रॉम द टाइम दे वर लॉन्च्ड। सो ये बहुत बड़ा गैप था with what my father was doing versus what I learned over time, right? मैंने भी जब शुरू किया तो सीधा नहीं कि मैं डे वन से म्यूचुअल फंड में डालना शुरू कर दिया मैंने पैसा। तो जब मैंने शुरू किया तो पहले स्टॉक्स सबकी तरह कि स्टॉक्स में ज़्यादा रिटर्न्स बनेंगे, राइट? तो जब मैंने शुरू किया तो मोस्ट ऑफ माय पोर्टफोलियो वाज़ आल्सो कॉन्सेंट्रेटेड इन स्टॉक्स ओनली क्योंकि वही था कि ज़्यादा रिटर्न्स बनेंगे, स्मॉल कैप में मल्टी बैगर्स बनेंगे, आप 10 लोगों से एडवाइज़री ले लो, इन्वेस्ट कर दो। बट जब 2017-18 में जब स्मॉल कैप्स का क्रैश आया तब मुझे समझ में आया कि स्टॉक्स अपने बस की बात नहीं है और स्टॉक्स 99% लोगों की बस की बात नहीं है। तो वहाँ से मैंने म्यूचुअल फंड्स को सीरियसली लेना शुरू किया और जब मैंने सीरियसली लेना शुरू किया तो मेरा सीरियस वेल्थ भी बना म्यूचुअल फंड में क्योंकि आज की तारीख में 90% प्लस पैसा मेरा सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में है। ओह वाओ! एंड म्यूचुअल फंड में आपने कितना परसेंटेज सीएजीआर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट अचीव किया होगा? अप्रॉक्सिमेटली इट्स अराउंड 20% सीएजीआर एज ऑफ टुडे। नाइस, तो म्यूचुअल फंड में भी लोग मतलब 20% का रिटर्न कमा सकते हैं। आराम से। तो आपने कौन से 4 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया एंड आपका लॉजिक क्या था वो चारों म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का? सो प्राइमरीली मैं फ्लेक्सी कैप्स में ज़्यादा हुँ। इन्वेस्ट करता हूँ एंड देन सम पोर्शन इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप एंड मोस्ट ऑफ माय मनी इज़ इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स नाउ। लॉन्ग टर्म मतलब इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। तो जो म्यूचुअल फंड्स में मैं इन्वेस्ट करता हूँ फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में 50 टू 70% मेरा पैसा है। फ्लेक्सी कैप में आप देखो हर फंड हाउस का एक फ्लेक्सी कैप फंड है। तो यू कैन पिक व्हाटएवर जो भी आप एक तो ट्रैक रिकॉर्ड रहना चाहिए वो फंड मैनेजर का और फंड हाउस का। तो आई प्रेफर पिकिंग अप फंड हाउसेस विथ एटलीस्ट 3 to 5 years वर्थ ऑफ ट्रैक रिकॉर्ड, राइट? तो नंबर 1 प्रेफरेंस हो गया। देन आई सी द क्रेडिबिलिटी ऑफ द फंड मैनेजर एंड हिज हिस्ट्री एंड वो कैसा उन्होंने पास्ट में परफॉर्म किया है। तो मैं कभी भी प्रेफर करता हूँ कि मैं एक ऐसे फंड मैनेजर के साथ पैसा डालूँ जिसके पास 20-25 साल का एक्सपीरियंस हो क्योंकि उसने अलग-अलग मार्केट साइकिल्स देखे हैं। तो मुझे पता रहेगा कि एटलीस्ट यहाँ पे परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल का कोई रिस्क नहीं रहेगा। एग्ज़ाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन कर सकते हो तो तो कौन? जैसे आप पराग पारेख हुँ। का मैंने नाम लिया था, राइट? तो पराग पारेख म्यूचुअल फंड तो 2013 में लॉन्च हुआ था। बट पराग पारेख एज़ अ बिज़नेस हाउस, एज़ अ फंड हाउस हैज़ बीन फंक्शनिंग आई थिंक फ्रॉम 2000 या उससे पहले। जो फाउंडर है पराग पारेख, मिस्टर पराग पारेख, वो पहले पीएमएस चलाते थे। फिर उन्होंने म्यूचुअल फंड में मूव किया। सो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड इज़ वन एग्ज़ाम्पल। इसके अलावा आप जैसे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का एग्ज़ाम्पल ले लो। तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप को कौन मैनेज करता था पहले? प्रशांत जैन मैनेज करते थे। ही मैनेज फॉर मोर देन 20 years इफ आई रिमेंबर, राइट? सो आई वांट टू इन्वेस्ट इन दीज़ काइंड ऑफ फंड्स वेयरइन देयर इज़ अ हिस्ट्री, राइट? फिर आईसीआईसीआई का फंड हाउस ले लो। एस नरेन इज़ अ फंड मैनेजर। आपने उनसे शायद कोई पॉडकास्ट भी किया है, राइट? तो एस नरेन के फंड्स में यू कैन से कि एस नरेन वैल्यू डिस्कवरी को मैनेज करते हैं या फिर इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड को मैनेज करते हैं। सो दे ये इनका नाम फ्लेक्सी कैप नहीं है बट दे आर मैनेज लाइक अ फ्लेक्सी कैप फंड ओनली। सो आई प्रेफर इन्वेस्टिंग विद फंड मैनेजर्स हु हैव दिस काइंड ऑफ ट्रैक रिकॉर्ड्स। फिर मैं 10 से 20% मिड कैप में रखता हूँ और 10 से 20% स्मॉल कैप में रखता हूँ। दिस इज द स्ट्रेटजी दैट आई फॉलो फॉर माय म्यूचुअल फंड्स। और मिड कैप, स्मॉल कैप में कौन से आपके पास म्यूचुअल फंड्स? अभी मेरे पास मिड कैप में एचडीएफसी मिड कैप फंड हुँ। एंड व्हाइट ओक मिड कैप फंड में हुँ। इन्वेस्टमेंट्स हैं। एंड स्मॉल कैप? स्मॉल कैप में रिसेंटली जब स्मॉल कैप का पीक आया था तो मैंने एग्जिट कर दिया था। अभी स्मॉल कैप में कुछ नहीं है। अच्छा, सो नाउ इट्स ओनली मिड यस, कैप मिड एंड कैप एंड फ्लेक्सी फ्लेक्सी कैप। कैप। यस, गॉट इट। एंड अभी आप लाइक यू आर स्टिल कंटिन्यूइंग योर एसआईपी इन द म्यूचुअल फंड्स, मतलब एब्सोल्युटली। एवरी एसआईपी मंथ मैं कभी एसआईपी? मिस नहीं करता हूँ। इनफैक्ट इवन आफ्टर क्विटिंग माय जॉब, राइट, सिर्फ 2-4 महीने का गैप रहा होगा जब मैंने एसआईपी नहीं करी, बट जैसे ही मेरी इनकम वापस शुरू हुई, चाहे मैंने थोड़ा सा अमाउंट कैसे ही पी किया स्टार्ट किया होगा, मैंने स्टार्ट किया एसआईपी। तो कितने अमाउंट से स्टार्ट किया था एंड अभी क्या अमाउंट करते हो आप? तो
अभी मेरी जो SIP है हम्म, वो 3 लाख रुपीस पर मंथ की एज अ Okay. फैमिली Okay. कुशल, और दिस इज मोर देन द सैलरी दैट आई वाज ड्रॉइंग व्हेन आई क्विट माय जॉब ओह वाओ। एंड आप जब कब कब किया था आपने जॉब क्विट? 2020 में, ओके, अभी 5 साल पहले। 5 साल पहले। ओके। एंड स्टार्ट कितने से किया था आपने? जॉब क्विट करने के बाद तो मैंने 20,000 की SIP से स्टार्ट किया ओके। था। सो आपने 20,000 पर मंथ से 3 लाख पर मंथ इन अ स्पैन ऑफ 5 इयर्स। यस, आई विल गिव यू अ गुड एग्जांपल हाँ। कुशल। लोग बोलते हैं कि इनकम बढ़ती नहीं है, सैलरीज बढ़ नहीं रही है, बट अगर आप अपने जॉब पे अच्छा काम कर रहे हो, राइट, और फोकस सिर्फ उसी पे है, तो आपका देर इज नो limit to how much your income can grow. So when I passed out my CA, till the time I quit my job, the CAGR in my salary itself was 30%. ओके। So I doubled my salary every 3 years. राइट, तो अगर कोई मुझे बोलता है ना कि ये पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं कर सकता, तो मैं नहीं विश्वास करता। इफ यू आर नॉट इन द राइट जॉब देन यू चेंज योर जॉब, बट अगर आप स्किलफुल हो तो आपको पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। तो लोग फोकस कहाँ करते हैं? गलत जगह फोकस करते हैं। फोकस है कि मैं मल्टी बैगर स्टॉक पिक करूं, IPO में इन्वेस्ट करके 15,000 का 30,000 कर लूं। फोकस उनका जॉब पे नहीं है। आप अपने जॉब पे फोकस करो, सब कुछ अपने आप लाइन में आ जाएगा। तो आपने सैलरी जब आपने बताया कि सीए किया था, आपने 60-70,000 पर मंथ की फर्स्ट सैलरी से सैलरी चालू वॉज किया था, 5 राइट? लाख रुपीज पर ईयर। अच्छा, ओके। एंड देन एंड लास्ट ड्रॉन सैलरी कितना था? लास्ट राउंड सैलरी वाज अराउंड 30 लाख रुपीस। ओके, व्हिच वाज 6x, मतलब Yes. 6x द फर्स्ट सैलरी। यस, एंड क्या सीक्रेट है, लाइक एवरी 3 इयर्स यू आर एबल टू डबल योर सैलरी? बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही मतलब बोलते हैं कि इतना पॉसिबल नहीं होता है, सैलरी ग्रोथ 5% होती है, 10% होती है। व्हाट वाज योर सीक्रेट टू डबलिंग योर सैलरी एवरी 3 इयर्स? so you have to be good at your job, simple as that, right? Just because I got a rank in my CA finals does not mean कि मैं जॉब में अच्छा था, right? आप there are people जो सेमी क्वालिफाइड भी है, जो जिन्होंने CA पास नहीं किया क्योंकि वो पास नहीं हो पाए, बट दे डू अ लॉट बेटर जॉब देन क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, राइट? तो आपको अगर अपना काम अच्छे से करना आता है और आप अपने काम पे ही पूरा ध्यान देते हो, तो आपको ग्रोथ मिलेगी ही मिलेगी। अभी हमारे पास भी ऐसे-ऐसे क्लाइंट्स हैं, जिन्होंने हमारे पास जब साइन अप किया था, तो उनकी नेटवर्थ सिर्फ एक क्लाइंट का एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं। एक क्लाइंट ने जब साइन अप किया था, तो उनकी नेटवर्थ सिर्फ 40 लाख रुपीज़ थी और आज उनकी नेटवर्थ अराउंड 5 करोड़ रुपीज़ है। तो ये कैसे हुआ कुशल? दे फिगर्ड कि जो नीरज एंड निशांत जो मेरे पार्टनर है ये कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि इनकम पे फोकस करना है। तो उन्होंने क्या किया, दे फाउंड अ जॉब आउटसाइड इंडिया, राइट? दे वेंट आउटसाइड इंडिया एंड स्टार्टेड मेकिंग हायर सैलरीज देयर। तो अगर आप इंडिया के बाहर काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली इनकम तो ज़्यादा होनी है, सेविंग्स रेट ज़्यादा होनी है, एंड देन दे स्टार्टेड पंपिंग ऑल ऑफ दैट मनी इनटू इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया। तो ऑटोमेटिकली और बुल मार्केट ने उनका साथ दे दिया। तो जब ये 2-4 चीज़ें एक साथ होती है तो आपके फॉर्च्यून्स चेंज हो जाते हैं। तो उन्होंने हमारी बात सुनी और वो समझ गए कि मुझे इस चीज़ पे ध्यान देना है, इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। विदाउट कैपिटल देयर इज़ नो रिटर्न्स, राइट? अगर आपने 10-20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर भी दिए, तो उसपे आप 2-4% एक्स्ट्रा कमा के क्या कर लोगे? सोचो ना, आप अगर 10 लाख रुपए पे 5% एक्स्ट्रा कमा रहे हो, 10% एक्स्ट्रा कमा रहे हो, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? वर्सेस 1 करोड़ के कैपिटल पे अगर आप 10% कमा रहे हो, तो बहुत फ़र्क पड़ेगा, राइट? तो एवरीथिंग इज़ डिपेंडेंट ऑन कैपिटल ओनली, एंड कैपिटल कहाँ से आएगा? इनकम से आएगी। राइट। एंड अभी इसमें फिर आपका टोटल इन्वेस्टमेंट एसेट एलोकेशन विल बी मोस्टली इन इक्विटीज, म्यूचुअल फंड्स, उसमें ही ज़्यादा होता Yes, होगा, my राइट? personal asset allocation is largely in mutual funds, Hmm. very small allocation in stocks, and then we also invest in NPS because it helps us in save taxes, and through my wife's office we invest in employees provident fund as well. तो कितना परसेंटेज कौन से एसेट क्लास में होगा? So approximately 90% is in mutual funds across all different types of mutual funds, and then 7-8% is in stocks, and balance is in other asset classes like provident funds and Got NPS, it. etc. Why do you think investing in NPS or provident fund is a good strategy अभी? Because अभी as per the new income tax regime वो deductions वगैरह तो है ही नहीं available. तो अभी do you think it makes sense कि अभी भी लोगों को NPS में या तो public provident fund में invest करना चाहिए? एब्सोल्युटली करना चाहिए। क्यों? इनफैक्ट हमारी तो सिर्फ 6 लोगों की कंपनी है जिसमें हमने एनपीएस के साथ रजिस्टर करके हम इन्वेस्ट करते हैं एनपीएस में। तो एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। एनपीएस में 2 ऑप्शंस है।
एम्प्लॉयर के थ्रू आपको कंट्रीब्यूट करना होता है। जैसे प्रोविडेंट फंड में हम एम्प्लॉयर के थ्रू कंट्रीब्यूट करते हैं, वैसे ही एनपीएस में भी आप एम्प्लॉयर के थ्रू कर सकते हो। आपके एम्प्लॉयर को जाके रजिस्टर करना पड़ेगा एनपीएस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो इसमें क्या है ना, ओल्ड रिजीम में आपको आप 10% तक एनपीएस में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, 10% ऑफ योर बेसिक सैलरी, एंड न्यू रिजीम में आप 14% ऑफ योर बेसिक सैलरी कर सकते हो। एनपीएस इज नेशनल पेंशन स्कीम, करेक्ट, नेशनल और पेंशन इसमें स्कीम। मतलब अच्छा ये सैलरी का पार्ट कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, इज इट लाइक सैलरी के थ्रू, ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड वैसे एग्जैक्टली टाइप? अच्छा, एग्जैक्टली ओके। एग्जैक्टली। तो जैसे आपकी बेसिक सैलरी, टोटल सैलरी 20 लाख है और बेसिक सैलरी 10 लाख रुपए है, तो और अज्यूम करते हैं कि आप न्यू रिजीम में हो, तो 14% ऑफ योर बेसिक सैलरी कैन बी कंट्रीब्यूटेड। तो 10 लाख का 14% कितना हुआ? 1,40,000 रुपए। और 1,40,000 रुपए पे आपकी जो टैक्स रेट है, सपोज आप 20% टैक्स ब्रैकेट में हो, तो आप वो 20% टैक्स सेव करोगे। तो 1,40,000 रुपए मेरे 28,000 रुपए की टैक्स बच गई। जैसे जैसे आप 30% टैक्स ब्रैकेट में जाते हो, 35%, 40%, आपको और ज्यादा फायदा होता है। नंबर 1 चीज ये होगी कि आपके टैक्स बच रहा है। सेकेंड चीज बेनिफिट क्या है, इन्वेस्टमेंट जो हो रही है एकदम सेम एज म्यूचुअल फंड की तरह ही हो रही है। अगर आपको पैसा एट द एंड ऑफ द डे इक्विटी म्यूचुअल फंड में ही डालना है, तो नेशनल पेंशन स्कीम में भी 75% आपका पैसा आप इक्विटी में डाल सकते हो, एंड इक्विटी इज मैनेज्ड बाय अ फंड मैनेजर। तो नेट नेट आपको वही फायदा मिल रहा है विद द टैक्स सेविंग। और जो बैलेंस 25% है, आप सिलेक्ट कर सकते हो कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डालना है, कॉर्पोरेट में डालना है, या ऑल्टरनेट्स में डालना है। तो एनपीएस का जो रूल है वो ऐसा है कि मिनिमम 25% इन वन एसेट क्लास, मैक्सिमम 75% इन वन एसेट क्लास। गॉट इट। एंड इसमें बट न्यू इनकम टैक्स रिजीम के हिसाब से डिडक्शन तो नहीं मिलता, ऐसा कुछ है ना? नहीं, तो आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा ना। तो अगर 20 लाख की सैलरी है और 1,40,000 मैंने कंट्रीब्यूट किया, तो जब टैक्स की कैलकुलेशन होगी सिर्फ 18.6 लाख पे होगी। वो आपकी इनकम में कंसिडर ही नहीं होगा वो पार्ट। और सेम एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड की कंट्रीब्यूशन में होता है। जब आपका एम्प्लॉयर 12% ऑफ बेसिक सैलरी कंट्रीब्यूट करता है, तो इन दिस केस 1.2 लाख, राइट? तो उसमें दो साइड्स होते हैं, वन इज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, वन इज एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कंसिडर नहीं होगा फॉर टैक्स कैलकुलेशन। तो 1.2 लाख रुपीज एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का और 1.4 लाख एनपीएस का, 2.6 लाख रुपीज पे आप टैक्स नहीं भरोगे। तो सिर्फ आपको भरना है टैक्स 17.4 लाख रुपीज पे। ओके। तो आपकी टैक्स बहुत बच जाती है। और आप देखो, एज एन एसेट एलोकेटर, अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करना है, तो फिक्स्ड इनकम की भी कुछ जगह होती है, राइट? तो इससे बेटर फिक्स्ड इनकम एसेट क्लास मेरे हिसाब से नहीं है। लोगों को डाउट होता है कि ईपीएफओ मेरे पैसे वापस देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली बहुत सारे बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं जहाँ पे लोग अपना पैसा नहीं निकाल पाए हैं। बट मेरे पास एग्जांपल्स है जहाँ पे 3 करोड़ रुपए भी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल चुके हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पैसे अटक जाएंगे, अटक गए तो भी आपको एक सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट में मिल जाएगा वापस। तो एक तो आपकी इंटरेस्ट रेट यहाँ पे ज्यादा है, 8.2% है आज के तारीख में। और इसको आप अगर एफडी से कंपेयर करोगे तो ऑन अ प्री टैक्स बेसिस दिस इज मोर देन 10%, अराउंड 11%, राइट? एफडी पे आप 7% की एफडी कराते हो, उस पर 30% टैक्स भरते हो। यहाँ पे आपको 11% की एफडी करानी पड़ेगी, 30% टैक्स भरोगे, तब आपके 8% रिटर्न बनेंगे। तो आप इसका मैथ देखो, इन्फ्लेशन मीटिंग रिटर्न्स प्लस टैक्स फ्री रिटर्न्स। तो ईपीएफओ इज अ नो ब्रेनर फॉर फिक्स्ड इनकम एलोकेशन। तो आप बोल रहे हो कि ईपीएफओ एंड एनपीएस बोथ आर लाइक गुड वेज ऑफ सेविंग टैक्सेस एंड दे आर गुड इंस्ट्रूमेंट्स टू इन्वेस्ट इन। 100%। आपको पता है कुशल, ये जो कैप्स आए हैं ईपीएफओ पे कि टोटल ईपीएफओ प्लस एनपीएस कंट्रीब्यूशन थ्रू एम्प्लॉयर कैन नॉट बी मोर देन 7.5 लाख रुपीज अ ईयर, एंड एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन कैन नॉट बी मोर देन 2.5 लाख रुपीज अ ईयर। ये क्यों आया? क्यों? ये पीपल विथ हाई सैलरीज, पीपल हु आर इन जो 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ जिसकी सैलरी है, वो लोग क्या करते थे, वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन करते थे, क्योंकि वो पूरा टैक्स फ्री होता था पहले। तो उस पर जो इंटरेस्ट इनकम भी आती थी वो पूरा टैक्स फ्री होता था। तो गवर्नमेंट को, सरकार को लगा कि ये जो बेनिफिट है दिस इज फॉर द मासेस, फॉर द मिडिल क्लास, बट इसका फायदा कौन उठा रहा है? अल्ट्रा वेल्दी पीपल। तो इसीलिए उन्होंने ये कैप्स लगा दी। अच्छा, तो अभी बेसिकली मैक्सिमम 10 लाख तक ही वो हाँ, कर सकते एम्प्लॉयर हैं। कंट्रीब्यूशन आप 7.5 लाख तक कर हाँ। सकते हो, और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख। उसके ऊपर अगर जा रहा है तो टैक्सेबल हो जाता है। ओके, गॉट इट। ओ, वेरी इंटरेस्टिंग। एंड इसमें पब्लिक प्रोविडेंट फंड का आपका क्या व्यू पॉइंट है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड इज द सेकेंड प्रेफर्ड व्हीकल फॉर इन्वेस्टमेंट आफ्टर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, क्योंकि इसमें आपको 1% कम मिलता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में। बट अगर आपको फिक्स इनकम में इन्वेस्ट करना है और आप हाई टैक्स ब्रैकेट में हो, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी बहुत अच्छा व्हीकल है। बट इसका एक डाउन साइड ये है कि आप सिर्फ मैक्सिमम 1.5 लाख रुपीज ईयर ही कर सकते हो।
तो वहाँ पे फिर मतलब अगर आपकी वेल्थ बहुत ज़्यादा है या इनकम बहुत ज़्यादा है तो इट विल नॉट मेक अ मटेरियल इम्पैक्ट। बट अभी जैसे एटीसी का डिडक्शन जो यूजुअली मिलता है पीपीएफ का एंड ऑल, तो अभी वो तो न्यू इनकम टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगा डिडक्शन। तो अभी भी आप बोलते हो कि इट मेक्स सेंस कि पीपीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए, हर साल अगर 1.5 लाख डाल दिया तो इज इट अ गुड स्ट्रैटेजी? बिल्कुल, अगर आपको फिक्स्ड इनकम एलोकेशन करना है तो इट्स अ ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजी। बट इसमें लॉक इन भी तो होता है, जैसे पन 15 साल का लॉक इन है, राइट? यस, 15 साल का लॉक इन तो रहेगा। अगर मैंने सपोज 7th या 8th ईयर में विड्रॉ किया पैसा, तो मैं नहीं कर सकता हूँ कि मैं कर सकता हूँ? कर सकते हो, उसमें हुँ, कुछ कंडीशंस है कि हुँ, घर खरीदने के लिए करना है हुँ, या एजुकेशन के लिए करना है, हुँ, वैसे 2-4 कंडीशंस है, हुँ। तो आप कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते आप। तो 15 साल तक तो मेरा पैसा लॉक हो गया ना, तो व्हाई इज इट अ गुड इन्वेस्टमेंट? क्योंकि अगर आपको फिक्स्ड इनकम करना है एलोकेशन फॉर योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, हुँ, जैसे रिटायरमेंट बकेट में आपकी रिटायरमेंट 30 साल दूर है हुँ, और आपको उसमें 10% फिक्स्ड इनकम में रखना ही रखना है, हुँ, देन पीपीएफ बिकम्स अ गुड स्ट्रैटेजी, हुँ, क्योंकि आप कुछ टैक्स नहीं भरोगे। जो इंटरेस्ट आपको हर साल उसमें क्रेडिट होता है उसमें कोई टैक्स नहीं लगता और मेच्योरिटी पे भी कोई टैक्स नहीं लगता, तो वो एक बेनिफिट है। बट आपको लोग बोलेंगे कि क्यों करना है, म्यूचुअल फंड में तो 10-12% ऐसे ही बन जाते हैं। यहाँ पे आपको जो 7% मिल रहा है वो सर्टेन है, गारंटीड है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वहाँ पे कुछ गारंटी नहीं है, वो लोगों को समझ में नहीं आती है। हिस्टोरिकल रिटर्न उठा के दिखा देंगे कि देखो म्यूचुअल फंड में इतना बना, बट आप मेरे को फ्यूचर का बताओ ना, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसीलिए इट बिकम्स अ गुड एसेट क्लास टू इन्वेस्ट, अ गुड व्हीकल टू इन्वेस्ट फॉर ऑलमोस्ट एवरीबॉडी। तो मैं पर्सनली भी डालता हूँ उसमें। ओके। एंड एवरी ईयर मतलब 1.5 लाख तक डाल सकते हैं, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा यूजुअली? 7.1% है ओके। आज का इंटरेस्ट रेट। एंड ये टैक्स फ्री है? बिल्कुल, टैक्स फ्री। तो 7.1% बेसिकली आपका फिक्स्ड रिटर्न बन गया एवरी ईयर, अगर आप 1.5 लाख रुपए डालते हो तो पीपीएफ में। करेक्ट। गॉट इट, फेयर। तो अभी आई थिंक ये काफ़ी हेल्पफुल था इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट्स इन पीपीएफ एटसेट्रा। अगर टैक्स प्लानिंग की बात करें तो व्हाट आर सम अदर इंस्ट्रूमेंट्स अकॉर्डिंग टू यू जो स्मार्टली प्ले कर सकते हैं, जिससे टैक्स काफ़ी सेव कर सकते हैं या तो स्मार्टली टैक्स को प्लान कर सकते हैं? राइट। तो देखो कुशल, एक सैलरीड पर्सन के लिए टैक्स सेविंग के ऑप्शंस बहुत कम है। अगर आपका खुद का घर है तो आप एचआरए भी नहीं पे कर रहे हो, मतलब एचआरए का डिडक्शन भी क्लेम नहीं कर रहे हो, तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, एक तो नेशनल पेंशन स्कीम कंट्रीब्यूशन और एक प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते न्यू रेजिम में। अगर आप रेंटेड हाउस में रहते हो, आप एचआरए का डिडक्शन लेते हो और आपका कोई होम लोन भी चल रहा है साथ में, उसका इंटरेस्ट डिडक्शन लेते हो, तो फिर भी आप ओल्ड रिजीम में आ सकते हो और आप अपने एटीसी डिडक्शंस, एटीडी डिडक्शंस वो सारे यूज़ करके आप थोड़ा-सा टैक्स बचा सकते हो। बट अभी जैसे हम हमारे क्लाइंट्स के लिए टैक्स रिटर्न की फाइलिंग करते हैं, तो हमने ये ऑब्जर्व किया है कि 90% क्लाइंट्स आर फॉलोइंग इन द न्यू रिजीम ओनली। बहुत छोटा-सा बकेट रह गया है जो अभी ओल्ड रिजीम में है। और आप देखोगे कि नेक्स्ट 1 टू 2 इयर्स में ओल्ड रेजिम पूरा ही चले जाना चाहिए, इज़ माय जो मेरा बिलीफ कहता है, राइट? तो अगर वो सैलरीड पर्सन के पास फिर ज़्यादा एवेन्यूज़ बचेंगे नहीं। तो बट इफ यू हैव मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम, अगर से फॉर एग्जांपल आपके पास सैलरी इनकम भी है और आप कोई बिज़नेस भी करते हो, देन यू कैन प्लान योर टैक्सेस बेटर, कि आपने एचयूएफ स्टार्ट कर लिया और एचयूएफ में आप अपनी बिजनेस कैरी कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको एकदम मार्जिनल टैक्स रेट पे टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर 30% पे टैक्स भर रहे हो एज अ सैलरीड पर्सन और आप अपने नाम पे ही अगर बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो उस पे भी जो प्रॉफिट्स बनेंगे उस पे भी 30% भरना पड़ेगा। बट एचयूएफ में भी सारे स्लैब्स अप्लाई होते हैं जो एक इंडिविजुअल को अप्लाई होते हैं। तो अगर आप वहाँ पे सपोज 6 लाख रुपीस की प्रॉफिट दिखा रहे हो, तो आपको फिर वो 6 लाख की स्लैब तक की टैक्स भरना पड़ेगा, तो आपका इफेक्टिव टैक्स रेट बहुत कम हो जाएगा। तो एचयूएफ कैन बिकम वन स्ट्रैटेजी फॉर पीपल टू सेव टैक्सेस। बट एचयूएफ में भी लोग क्या करते हैं, सैलरीड लोग क्या करते हैं, मैं आपको हमारे क्लाइंट्स की एग्जांपल देता हूँ। तो रिसेंटली एक क्लाइंट आया था जिन्होंने 1 करोड़ रुपीस की एफडी करा रखी थी अपने एचयूएफ में। तो उनको हमने पूछा कि ये पैसे आपने एचयूएफ में कैसे इन्वेस्ट किया? तो उन्होंने कहा कि मैंने तो मेरी जो सैलरी है उसको ट्रांसफर कर दिया, उसको इन्वेस्ट कर दिया, बट ये अलाउड नहीं है कुशल। ओह! क्योंकि ये तो सीधा-सीधा आप क्या कह रहे हो कि मैं यहाँ से पैसा अपने एचयूएफ में डाल रहा हूँ, तो वहाँ पे जो इनकम आएगी उस पे मैं टैक्स नहीं भरूँगा, क्योंकि वो टैक्स के लिमिट्स में आ जाएगा। बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो थोड़ा-सा स्मार्ट है ना, तो वो क्या कह रहे हैं कि अगर आप अपने पैसे एचयूएफ में ट्रांसफर कर रहे हो या अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर रहे हो या अपने हस्बैंड को ट्रांसफर कर रहे हो और उस पे अगर कोई रिटर्न बन रहा है, तो वो आपकी इनकम में क्लब होगा और आपको उस पे टैक्स भरना पड़ेगा। तो वो गलत है। तो ये जो भी आप एफडीज़ कराते हो एचयूएफ में अपने पैसे ट्रांसफ़र करके,
उस पे जो भी इंटरेस्ट आ रहा है वो आपको अपनी इनकम में ऐड करके उस पे 30% टैक्स भरना है, ना कि 10% टैक्स में आप छूट रहे हो एचयूएफ में, तो वो गलत है और ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो एचयूएफ में सिर्फ 3 या 4 तरीके हैं इनकम क्रिएट कैपिटल क्रिएट करने के। तो पहला तरीका ये हो गया कि आप अपना बिजनेस कर लो एचयूएफ में। दूसरा तरीका ये हो गया कि एचयूएफ को इनहेरिटेंस में कोई एसेट मिल रहा है, जैसे आपके फादर की जो प्रॉपर्टी है, ही कैन विल इट टू योर एचयूएफ। तो फादर की डेथ होने के बाद जो प्रॉपर्टी पे रेंटल इनकम आ रहा है वो एचयूएफ के अकाउंट में जाएगा और वो फिर एचयूएफ की इनकम हो जाएगी। ये एक तरीका हो गया। तीसरा तरीका हो गया, एचयूएफ कैन टेक गिफ्ट्स, बट गिफ्ट्स नॉट फ्रॉम रिलेटिव्स। तो जैसे अगर मैं मेरे एचयूएफ में ट्रांसफर करता हूँ तो वो नहीं चलेगा, बट अगर आप मेरे एचयूएफ को कोई गिफ्ट देते हो तो मैं उस पर टैक्स भर के आई कैन स्टार्ट अर्निंग ऑन दैट। एंड देन लास्टली बाय बोरोइंग मनी, एचयूएफ क्या कर सकता है, लोन्स लेके बिजनेस कर सकता है या उसको इन्वेस्ट कर सकता है और उस पर वो अपना टैक्स भर सकता है। आपने जैसे बताया कि ये गलत चीज़ है कि सैलरी डायरेक्ट वहाँ से एचयूएफ में ट्रांसफ़र करना ये अलाउड नहीं है। ऐसे और क्या-क्या चीज़ें जो आजकल की जनता कर रही है जो अलाउड नहीं है एंड देन आप उसको कैसे रेक्टिफाई करने में हेल्प कर रहे हो? लाइक कौन से ऐसे लूप होल्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं लोग कि और ये कर रहे हैं बट दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ नॉट अलाउड। जैसे मैं जीएसटी का बताता हूँ, तो जीएसटी में लोग क्या करते हैं काफ़ी लोग कि बहुत सारे फर्म्स होते हैं जहाँ पर उनका जीएसटी नंबर ले लेते हैं। पर्सनल यूज़ के लिए अगर मोबाइल लेना है, एसी लेना है, पर्सनल यूज़ के लिए ले लेते हैं। वो फर्म का जीएसटी डाल देते हैं एंड देन उसका क्रेडिट ले लेते हैं और दिखाते हैं कि यार ये मैंने ऑफिस के लिए लिया है, एसी हो गया, मोबाइल हो गया एटसेट्रा। एंड देन वो अगर जीएसटी लेट्स से 18,000 है तो 9,000 स्प्लिट कर लेते हैं कि 9,000 मैं बेयर करूँगा, 9,000 तेरा प्रॉफिट हो गया। एंड दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ लाइक नॉट लीगल इन अ वे। एंड ये मेरे को एक प्रीवियस पॉडकास्ट में गेस्ट ने बताया कि ये तो बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। जिसके भी पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो शेयर कर देते हैं और वो मोबाइल फ़ोन सामने वाला ने ले लिया और जो भी जीएसटी का अमाउंट हुआ उसका क्रेडिट ले लिया और आधा-आधा वो प्रॉफिट बेसिकली शेयर कर लेते हैं। ऐसा कुछ और इनकम टैक्स में या ऐसा कुछ तो और ये इधर ही होता है? एज एन इंडिविजुअल तो कोई आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है कि हाँ। आप सपोज आप मेरे कंपनी पे आए, आपने मेरे पास आए, आप मेरे पास आए, आप बोले कि नीरज आप अपनी कंपनी से मुझे एक मोबाइल फोन खरीद के दे दो, आप जीएसटी आपका तो एडजस्ट हो जाएगा और मेरे पैसे बच जाएंगे। तो ये करते हैं लोग, राइट? एंड इट्स अ फेयर विद, देयर इज नो इलीगैलिटी टू दिस, राइट? ये गलत नहीं है। मेरी कंपनी ने अगर पैसे दे के ये मोबाइल फोन खरीदा है तो उसमें क्या गलत है, राइट? अब ये मोबाइल फोन टेक्निकली या तो कंपनी के डायरेक्टर्स या ओनर्स को यूज करना है या फिर एम्प्लॉइज को यूज करना है, बट समबडी एल्स इज यूजिंग, राइट? इसका मिसयूज कब होगा? जब कंपनी अपने इनकम के 50% 70% ऑफ देयर इनकम और ये इसी स्पेंड्स में लगा दे रहे हैं कि सिर्फ मोबाइल फोन्स खरीद लिए या सिर्फ लैपटॉप्स खरीद लिए, देन इट बिकम्स अ बिजनेस ऑफ दैट कंपनी, राइट? तो अगर वो कंपनी उसको रीजनेबल रेंज में रख रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और ये प्रैक्टिस तो बहुत कॉमन है कुशल। ऐसे ऐसे और कौन से प्रैक्टिस है जो कॉमन है? सो आजकल कंपनीज क्या कर रहे हैं, जैसे आपके पास कोई सैलरीड एम्प्लॉई है, ठीक है, और आपको पता है कि 12 लाख तक अभी टैक्स नहीं लगता, राइट? तो आपका वो जो एम्प्लॉई है, आप उसको 50,000 रुपए पर मंथ की सैलरी दे रहे हो, तो 6 लाख ही दिया साल का, और उस बंदी की अगर कोई इनकम नहीं है तो बहुत सारी कंपनीज क्या करते हैं, उसको 6 लाख एक्स्ट्रा दे देते हैं और वो फिर वो पैसे उससे या तो उससे खर्च करवा देते हैं या फिर उससे कैश में ले लेते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस हो रहा है, ये प्रैक्टिस से भी लोग टैक्स बचा रहे हैं। ओह! कैसे इससे क्या कैसे बचा रहे हैं टैक्स फिर? अब सपोज कुशल, आप मेरे एम्प्लॉई हो, आपकी सैलरी 6 लाख रुपीज पर ईयर है, आई विल से दैट मैं आपको 9 लाख रुपीज पर ईयर दूंगा, 3 लाख रुपीज मुझे कैश में दे देना, या फिर आप मेरे लिए ये लैपटॉप खरीद के दे देना, या कोई मेरे हॉलीडे की पेमेंट कर देना। तो वो हो जाएगा ना, तो मेरे कंपनी से 3 लाख रुपए निकल गए, मेरे कंपनी के 3 लाख रुपए की टैक्स बच गई। और समझ गया, डिडक्शन क्योंकि उनको 9 लाख पे मिलेगा इसीलिए यस, कंपनी को यस, जब वो पीएनएल बनाएगी करेक्ट, तब वो डेबिट 9 लाख करेगी। करेक्ट, एंड ये एम्प्लॉय को भले वो तो टैक्स पे करना ही नहीं है, 6 पे भी नहीं करना है, 9 पे भी नहीं करना है। बिल्कुल, ओके, तो आप बोल रहे हो इससे टैक्स सेव हो जाएगा। टैक्स सेव हो जाता है इससे। ओह! हाँ, एक्चुअली ये तो नहीं ये नहीं आप सोचा था। बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, क्योंकि आप सपोज आपकी खुद का बिजनेस है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और फैमिली 4-5 लोग फैमिली में हैं, तो आप सबको 12-12 लाख रुपए सैलरी दे सकते हो अपनी कंपनी से, और उसपे जीरो टैक्स लगेगा, एंड इट्स अ वेरी फेयर एंड कॉमन प्रैक्टिस। इसमें गलत क्या है? गॉट इट। तो इसमें क्या फिर सारे फैमिली मेंबर्स को 12 लैक्स का सैलरी है यस, एंड अप टू 12 लैक्स इज बेसिकली एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट, करेक्ट। गॉट इट।
बट इसमें फिर ऐसा नहीं होगा कि लेट्स से अगर सैलरी सारे फैमिली मेंबर्स को दे रहे हैं 12 lakhs, बट दे हैव टू वर्क इन द कंपनी, राइट? ये सो मतलब दे विल बी ऑन द पेरोल्स ऑफ द कंपनी। हम्म, कंपनी का जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगा तो देयर इज हम्म, समथिंग कॉल्ड रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स। हम्म, तो अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या पब्लिक, तो वहाँ पे डिस्क्लोजर आ जाएगा कि इस बंदे हम्म, को ये डायरेक्टर का रिलेटिव है और इसको इतनी हम्म. सैलरी दी है। दैट इज द ओनली No, रिक्वायरमेंट। but then I'm trying to think from the lens कि let's say अगर मेरे को जानना है कि ये एक्चुअल में इतना सैलरी है कि नहीं है, isn't it easier for me to just figure out कि सारे फैमिली मेंबर्स को अगर 12-12 लाख की मिल रही है, मतलब देयर इज समथिंग फिशियर, देयर इज समथिंग की विच नीड्स इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि सबको 12-12 तक की मिल रही, तो इट्स लाइक इजियर फॉर मी टू फिगर दैट आउट, राइट? इट कुड बी इजियर, बट इज इट एनीवेयर रिटन कि ये नहीं कर सकते आप? मतलब इट्स अ लूप होल इट्स अ लूप बेसिकली. होल, राइट? एंड पीपल आर डूइंग दिस स्मार्टली टू सेव देयर सेव टैक्सेस. टैक्सेस फ्रॉम देयर बिजनेसेस। दैट्स व्हाई पीपल आर नॉट हैप्पी कि बिजनेसेस तो कम टैक्स भरते हैं और सैलरीड एक सैलरीड बंदे को इतना टैक्स भरना पड़ता है। गॉट इट. आपके पूरे जर्नी में, लाइक करियर में, लास्ट 5 years जब से आपने कंपनी शुरू की है, व्हाट हैज बीन द मोस्ट इंटरेस्टिंग केस स्टडी और अ स्टोरी ऑफ अ क्लाइंट जो पहले आपके पास आया था, एंड आपने वो क्लाइंट को कैसे हेल्प किया इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम? मे बी इट कैन बी अ प्रॉब्लम ऑफ बीइंग इन हाई डेट टू बिकमिंग फाइनेंशियली फ्री, और मे बी इट कैन बी अ प्रॉब्लम ऑफ कि बहुत ज्यादा टैक्स पे कर रहा था एंड देन स्मार्टली प्लान करके टैक्सेस बचाए, और एनी स्टोरी. तो मैं आपको 2-3 एग्जांपल, एक तो हाँ, मैंने आपको वो एचयूएफ वाला हाँ, बताया था, तो हाँ, वहाँ पे हमें क्लाइंट को बोलना पड़ा कि आप अपना पैसा एचयूएफ से निकाल लो, वापस करेक्ट. अपने अकाउंट में ले लो और इसको म्यूचुअल फंड्स में हाँ. इन्वेस्ट कर दो, क्यों आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा इसमें। एक और एग्जांपल देता हूँ। एक क्लाइंट थे जिनके पास एक इंश्योरेंस पॉलिसी थी जहाँ पे एनुअल प्रीमियम 10 लाख रुपए की थी, और उस इंश्योरेंस पॉलिसी में उनके 5 से 7% की रिटर्न बननी थी। एनुअल प्रीमियम 10 लाख रुपए? यस। इतना ज्यादा? हाँ, आप ओके. 1 करोड़ की प्रीमियम की पॉलिसी भी ले सकते हो। मतलब हर महीने वो 85-90,000 रुपीज बिल्कुल, स्पेंड कर रहे थे? बिल्कुल, ओके. बिल्कुल। तो इस केस में क्या है ना, अब आप अगर क्रेडिट कार्ड्स को स्मार्टली यूज़ कर सकते हो, तो जैसे अब आपने वो पॉलिसी तो खरीद ली और आप अटक गए उस पॉलिसी में। अब प्रीमियम तो भरना ही है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2-3 प्रीमियम्स भर दिए और 2-4 प्रीमियम्स अगर और बचे हैं, तो आप वो 20 लाख तो जाने नहीं दोगे ना। तो प्रीमियम तो भरनी है, तो देन व्हाट इज़ द नेक्स्ट बेस्ट सॉल्यूशन फॉर मी? टू यूज़ यू कैन ब्रिंग इन क्रेडिट कार्ड्स हियर। तो हमने क्या किया उस क्लाइंट के लिए, वी टोल्ड देम टू ब्रेक द पेमेंट्स इन 3 डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स, और हमने उनके हस्बैंड वाइफ दोनों को अमेरिकन एक्सप्रेस प्लैटिनम ट्रैवल कार्ड दिलाया और 4-4 लाख रुपए की प्रीमियम उन दोनों कार्ड से पेमेंट कराई। तो क्या हुआ, उस कार्ड पे आपको जब आप 4 लाख रुपए स्पेंड करते हो साल में, तो आपको 40,000 पॉइंट्स मिलते हैं और आपको एक 10,000 रुपए का ताज का वाउचर मिलता है। तो उन्हें 80,000 पॉइंट्स मिल गए और 20,000 रुपए के ताज के वाउचर्स मिल गए, और बाकी का जो 2 लाख था, विस्तारा का एक क्रेडिट कार्ड था एक्सिस के साथ, वो उस पे स्पेंड कर लिया, तो उस पे उनको फ्री विस्तारा के टिकट्स मिल गए। सो ऐसे हमने स्ट्रेटेजाइज किया उनका। तो इस पे जो रिटर्न बना, जो 80,000 पॉइंट्स है, उसका वैल्यू आप एवरेज वैल्यू 60 पैसा का पकड़ लो। तो 80 इंटू 60 48,000 प्लस 20,000 रुपीज का ताज वाउचर, तो 68,000 हो गया। तो आपकी 10 लाख रुपए की प्रीमियम पे 6.8% तो यही बन गए, प्लस आपने जो फ्लाइट टिकट्स कमाए दूसरे कार्ड से, दैट इज एक्स्ट्रा। ओह वाओ! तो क्रेडिट कार्ड्स मतलब स्मार्टली भी यूज करके पैसे बचा सकते हैं? बिल्कुल, टैक्स में भी, टैक्स पेमेंट्स में भी आप क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो। कैसे? जैसे एक एचडीएफसी का कार्ड है कॉल्ड एचडीएफसी बिजनेस ब्लैक, तो उस पे आपको अप टू 60,000 रुपीज ऑफ मंथली टैक्स पेमेंट आपको 5x रिवॉर्ड रेट मिलता है, मतलब 16.5% वापस मिलता है। तो आपका 16.5% बच जाता है। ये जो पॉइंट्स आते हैं, आप उसको फ्लाइट टिकट्स और होटल बुकिंग में यूज कर सकते हो। मतलब मैंने अगर 50,000 रुपए का पेमेंट किया जीएसटी का वो कार्ड के थ्रू, तो आप बोल रहे हो 50,000 पे 16.5% मेरे को वापस मिल जाएगा। तो कितना हो गया ये? 8,250। 8,000 रुपये. हाँ, हाँ, तो 8,250 रुपये मुझे वापस मिल जाएंगे, एंड ये मैं यूज कर सकता हूँ फ्लाइट टिकट्स पे, बिल्कुल। होटल्स तो पे आपको पता वगैरह. है मैं बॉम्बे कैसे आया हूँ? कैसे? ऐसे ही, ये पॉइंट्स यूज करके। हाँ, हाँ. हाँ, कैसे बताना जरा. तो अब जैसे हर महीने हमें जीएसटी पे करना हाँ, होता है और हमें एडवांस टैक्स पे करना होता है, हाँ. टीडीएस भी पे करना होता है, एडवांस टैक्स भी पे करना होता है। तो मेरे पास ये कार्ड है, मैं ये कार्ड यूज करता हूँ और मैं ये सारे टैक्सेस पे करता हूँ और मुझे पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो थोड़ा बताना हाँ, एग्जांपल्स. एग्जांपल लेके हाँ. बताता हूँ। तो जैसे हम 2 लाख रुपीज फॉर एग्जांपल जीएसटी पे करते हैं हर महीना, तो 2 लाख रुपीज की जीएसटी इस कार्ड पे चार्ज हो जाती है। तो अप टू 7,500 पॉइंट्स मुझे 5x रिवॉर्ड रेट मिलता है।
तो विच इज़ लाइक 56,000 रुपीज़ ऑन एन आई थिंक ऑन एन एस्टिमेट, और उसके ऊपर जो भी स्पेंड करता हूँ मुझे 3.3% मिलता है, और अराउंड 1% मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है एज कन्वीनियंस फीस एंड जीएसटी, ठीक है। तो मेरा जो एवरेज रिटर्न रेट निकल के आता है वो अप्रोक्सीमेटली 5% का आता है, 4 to 5% का। तो अब 2 लाख रुपए की पेमेंट पे मुझे समझो आप अप्रोक्सीमेटली 11-12 हज़ार पॉइंट्स आ रहे हैं। तो ये जो पॉइंट्स आते हैं वो 1 पॉइंट की वैल्यू होती है 1 रुपए की। तो अब जब अगर सपोज़ मुझे बॉम्बे टू हैदराबाद या हैदराबाद टू बॉम्बे की टिकट बुक करनी है और 5,000 रुपए की वो टिकट है, तो इस कार्ड का एक पोर्टल है कॉल्ड एचडीएफसी स्मार्ट बाय। तो स्मार्ट बाय पोर्टल पे जाओ, आपको अपने सारे पॉइंट्स दिखेंगे। वहाँ पे आप टिकट बुक करो, 5,000 का टिकट का 70% वैल्यू आप पॉइंट से पे कर सकते हो। तो 3,500 रुपए आप पॉइंट से पे कर सकते हो, और जब आपने बाकी का जो 1,500 रुपए है वो आपको कार्ड से पेमेंट करना है। तो ऐसे आप अपने पैसे बचा सकते हो। सेम फॉर होटल्स ऑल्सो। अब सपोज आपको कोई इंटरनेशनल हॉलिडे पे जाना है, 3 लोगों की टिकट बुक करनी है, टोटल इज़ 1 लाख रुपीज़, राइट? तो 1 लाख से 70,000 रुपीज़ आप अपने सिर्फ कार्ड के पॉइंट से पे कर सकते हो। ओह वाओ! दैट्स अमेजिंग। इससे मतलब काफ़ी पैसे सेव कर सकते हैं स्मार्टली अगर इसको यूज़ किया तो। एब्सोल्युटली। बट लॉट ऑफ पीपल आर फॉलिंग इनटू द डेट ट्रैप, जो क्रेडिट कार्ड डेट ट्रैप होता है कि पता ही नहीं चलता अगर पे नहीं किया टाइम से तो उनको इंटरेस्ट बहुत लग जाता है। वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम है ना? क्रेडिट कार्ड का डे ट्रैप तो बहुत कॉमन है। हाँ, इनफैक्ट हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं जिनके जिनके पास इतने ज़्यादा क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ रहते हैं कि उनको पे करने में 2-3 साल निकल जाते हैं। एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको, कि एक क्लाइंट, शी इज़ लाइक 26 इयर्स ओल्ड, ठीक है? उसके फादर, ही रिटायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, और उनको जो रिटायरमेंट कॉर्पस मिला, ही स्पेंट इट इन अ बिज़नेस एंड लॉस्ट ऑल ऑफ द मनी। ही स्टार्टेड अ बिज़नेस, उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया पैंडेमिक के टाइम पे, और वो पूरा पैसा खो दिया। उसके बाद ही स्टार्टेड बोरोइंग ऑन क्रेडिट कार्ड्स, एंड व्हेन शी केम टू अस, हिज टोटल बोरोइंग वाज अप्रॉक्सिमेटली 25 लाख रुपीज़। तो क्रेडिट कार्ड्स में क्या होता है ना, अगर आप वो पे नहीं कर रहे हो तो वो एनपीए बन जाता है क्रेडिट कार्ड कंपनी के लिए। फिर वो रिकवरी करना स्टार्ट करते हैं। तो वो रिकवरी कैसे करते हैं? अगर आपकी 100 रुपए की आउटस्टैंडिंग है, तो वो बोलेंगे कि आपको 100 रुपए देने की ज़रूरत नहीं है, आप 40 रुपए में सेटल कर लो और मुझे 40 रुपए दे दो। तो वैसे करके हमने प्लान किया, वी स्टार्टेड टेकिंग कोट्स फ्रॉम द क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ कि आप कितने में सेटल करोगे? अगर हमें सेटलमेंट वैल्यू सही लगा तो हमने उसका सेटल करा दिया वैसे। तो क्रेडिट कार्ड डेट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अपने कंट्री में। अगर आप क्रेडिट कार्ड को स्मार्टली यूज़ नहीं करते हो और विथिन योर लिमिट्स यूज़ नहीं करते हो, तो आप डेट ट्रैप में फँस सकते हो। आपको पता है कि इसका इंटरेस्ट रेट कितना होता है अगर आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट टाइम से नहीं कर रहे हो? 36 to 36 टू 42% पर एनम। 48%, यस। मतलब 3 से 4% महीने का। बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। तो इनफैक्ट यू आर बेटर ऑफ कि अगर सपोज़ आपने क्रेडिट कार्ड पे स्पेंड ज़्यादा कर दिया, आपके पास पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो इसके 2-3 तरीके हैं जो आप इसको ही पेमेंट कर सकते हो। पहले कि पेमेंट तो करना है, तो अगर आपको इसमें क्या कर सकते हो कि आप क्रेडिट कार्ड कंपनी को कॉल करो, उनको बोलो कि इसको मुझे ईएमआई में कन्वर्ट कर दो। तो ईएमआई में जब कन्वर्ट करोगे ना, तो वो 14-15% की इंटरेस्ट रेट लगती है वहाँ पे, कंपेयर टू 36 टू 48% फॉर नॉन पेमेंट। नॉन पेमेंट में क्या होगा, आपकी क्रेडिट स्कोर पे भी इम्पैक्ट आएगा। इस केस में क्रेडिट स्कोर पे भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो दिस इज वन स्ट्रैटेजी ऑफ पेइंग दिस ऑफ। अनदर स्ट्रैटेजी ऑफ पेइंग इट ऑफ इज, suppose you are well off, okay, but you somehow spent more than what was needed, and now you don't have money in your bank account, but you have investments in mutual funds. तो आप क्या कर सकते हो, देयर इज समथिंग कॉल्ड लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स। तो आप अपने म्यूचुअल फंड्स को प्लेज कर सकते हो। सपोज आपके पास 50 लाख रुपए के म्यूचुअल फंड्स है, तो आप प्लेज करोगे, एनबीएफसी के साथ प्लेज करना होता है। एनबीएफसी के साथ प्लेज करो तो आपको 25 लाख का लिमिट मिलेगा। तो वो 25 लाख में से अगर आपकी 1 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, तो वहां से 1 लाख विड्रॉ करो, अपने क्रेडिट कार्ड की बिल पेमेंट कर दो, नेक्स्ट मंथ जब आपके पास पैसा आएगा तो वापस डाल दो। तो सपोज आपने वो 1 लाख रुपए अगर 30 डेज के लिए यूज किया, तो आपको इंटरेस्ट सिर्फ 30 डेज का ही भरना है, और वो इंटरेस्ट होता है अराउंड 10% एज ऑफ टुडे। तो ऐसे आप अपने पैसे भी बचा सकते हो, और अपने क्रेडिट स्कोर पे भी आपके इम्पैक्ट नहीं आएगा। How many credit cards do you have? आई हैव, एज अ फैमिली वी हैव अराउंड 20 क्रेडिट कार्ड्स। 20 क्रेडिट या कार्ड्स। बट प्राइमरीली वी यूज ओनली 5-6 क्रेडिट कार्ड्स। कौन से ये 5-6 क्रेडिट कार्ड्स और हर एक क्रेडिट कार्ड का क्या यूसेज है? मैं बताता हूँ। सो अमेरिकन एक्सप्रेस के हमारे पास 3 कार्ड्स है, उसमें से जो एक प्राइमरी कार्ड यूज करते हैं हम, अमेरिकन एक्सप्रेस प्लैटिनम ट्रैवल कार्ड, जिसपे आपको 4 लाख के स्पेंड पे 40,000 रिवॉर्ड रेट पॉइंट्स मिलते हैं, और आपको 10,000 का ताज वाउचर मिलता है। तो ये वाला जो कार्ड है मैं किस लिए यूज करता हूँ, इस कार्ड का बेनिफिट ये है कि आप इसको कोई भी स्पेंड्स के लिए यूज कर लो, आपको माइलस्टोन के पॉइंट्स मिलेंगे ही मिलेंगे।
तो कार्ड्स में जनरली क्या होता है ना, एक तो नॉर्मल रिवॉर्ड रेट होता है कि सपोज आपने 100 रुपए खर्च किए तो आपको 2 पॉइंट देंगे। तो बहुत सारे कैटेगरीज एक्सक्लूडेड होते हैं, जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस प्लैटिनम ट्रैवल में आपको इंश्योरेंस पेमेंट्स पे पॉइंट नहीं मिलेगा, बट वो जो इंश्योरेंस पेमेंट कर रहे हो उस पे आपको माइलस्टोन के लिए वो कंसिडर होगा, तो 4 लाख का माइलस्टोन है। तो इस कार्ड को मैं ऐसे स्पेंड्स के लिए यूज करता हूँ जहाँ पे मुझे पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं दूसरे कार्ड्स पे। तो इंश्योरेंस पेमेंट्स हो गए, फ्यूल पेमेंट्स हो गए, कभी कोई टैक्स भरना है। अभी तो जैसे बिजनेस ब्लैक है, बट पहले बिजनेस ब्लैक नहीं था, तभी टैक्स तो भरना था, तो फिर आप अमेरिकन एक्सप्रेस प्लैटिनम ट्रैवल को यूज कर लिया आपने। तो ये सब केसेस में आप इसको यूज कर सकते हो। अगर कुछ भी नहीं करना है, अगर आपके पास कोई तरीके ही नहीं है, बट आपको 4 लाख का माइलस्टोन हिट करना है, तो आप अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड लेके एनपीएस में इन्वेस्ट भी कर सकते हो। ओके। तो मैं कभी-कभी अगर मुझे मेरी माइलस्टोन मीट नहीं हो रही है, 10, 15, 20 हज़ार का शॉर्टफॉल है, तो मैं एनपीएस में इन्वेस्ट कर देता हूँ वो पैसा। हम्म। तो ये एक बढ़िया स्ट्रैटेजी है ऐसे माइलस्टोन बेस्ड कार्ड्स को यूज करने का। बट हर कार्ड माइल जैसे एक्सिस एटलस इज अनदर कार्ड दैट वी यूज एक्सटेंसिवली। इसमें 15 लाख रुपए का माइलस्टोन है, तो मैं और मेरी वाइफ दोनों ये कार्ड यूज करते हैं। तो ये वाला कार्ड है ना, अगर आप इंश्योरेंस पेमेंट के लिए या एनपीएस के लिए कर रहे हो तो आपको इसमें माइलस्टोन वाले पॉइंट्स भी नहीं मिलेंगे, तो इसीलिए आपको अमेरिकन एक्सप्रेस यूज करना है इसमें। तो एक्सिस एटलस कार्ड इज अ वेरी गुड कार्ड फॉर spends other than government spends, tax payments, insurance, fuel and jewelry. तो ये वाला जो कार्ड है हम उसको बाकी सब स्पेंड्स के लिए यूज करते हैं, जैसे डाइनिंग आउट हो गया, ट्रैवल हो गया, दिस काइंड ऑफ स्पेंड्स। देन आई हैव माय एचडीएफसी बिजनेस ब्लैक कार्ड विच इज प्राइमरीली फॉर टैक्स पेमेंट, जीएसटी एंड एडवांस टैक्स। इसके बाद एक और कार्ड है एचडीएफसी इन्फिनिया कार्ड। सो एचडीएफसी इन्फिनिया कार्ड इज ऑल्सो अ वेरी गुड कार्ड बिकॉज इज अभी आप अगर आप देखोगे मार्केट में तो ये एकदम हाई एंड कार्ड्स में आता है, और इट इज नॉट इजी टू गेट दिस कार्ड। व्हेन यू गो टू एचडीएफसी वेबसाइट एंड सी की हाउ टू गेट दिस कार्ड, दे विल से बाय इनविटेशन ओनली। तो अगर एचडीएफसी का मूड होगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, वैसी बात है। तो ये वाला कार्ड में आपको 16.5% मिलता है ऑन अ लॉट ऑफ अदर स्पेंड्स ऑल्सो। से फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू से फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू बाय अमेजॉन पे वाउचर्स, तो 10,000 रुपए के वाउचर्स खरीद सकते हो, आपको 16.5% मिलेगा। तो ये जो अमेजॉन पे के वाउचर्स मैं खरीदता हूँ, इसको मैं अमेजॉन पे लोड करता हूँ और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट्स, कभी कोई इंश्योरेंस पेमेंट्स हो गया, वो सब करता हूँ। अभी प्रॉब्लम क्या है, अब जो क्रेडिट कार्ड का मार्केट है वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो गया, लॉट ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड नोइंग इट। तो क्रेडिट कार्ड की कंपनीज भी बहुत स्मार्ट हो गई, तो उन्होंने कैप्स लगाने शुरू कर दिए हैं, कन्वीनियंस फीस लगाने शुरू कर दी हैं। जैसे पहले आप अमेज़न पे से कितने अमाउंट का भी इंश्योरेंस पेमेंट कर सकते थे। अब अमेज़न कह रहा है कि 15,000 या 25,000 का लिमिट लग गया है फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट। 25,000 से अगर ज़्यादा है तो आप नहीं कर सकते। तो ऐसे इश्यूज़ आ गए हैं। एक और आपको इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ। एचडीएफसी का जो इन्फिनिया कार्ड है, उससे आप मिंत्रा के वाउचर्स खरीद सकते हो। Until 2 months back, there was no limit on it. But HDFC says that maximum accelerated rewards points that you can earn in a month is 15,000. तो 15,000 मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपए का खर्चा। 15% ऑफ 1 लाख इज 15,000, राइट? तो इसमें क्या कर रहे थे लोग, मिंत्रा के वाउचर्स खरीद रहे थे एचडीएफसी से। देन यू गो टू मिंत्रा, ऐड दोज वाउचर्स ऑन मिंत्रा एंड देन बाय गोल्ड कॉइन्स फ्रॉम दैट देयर। तो मिंत्रा क्या करता है, कभी-कभी नहीं, एवरी फ्यू डेज दे कम आउट विद अ कूपन कोड, जहाँ पे आपको गोल्ड थोड़ा सा मार्केट रेट से डिस्काउंट में मिल जाता है, आधा % या 1%। सपोज आज का रेट 1 लाख रुपए है तो आपको 99,000 में मिल जाएगा। तो ये 99,000 पेमेंट आप वो वाउचर्स यूज करके करोगे, तो आपका जो इफेक्टिव कॉस्ट है वो 83,000 ही पड़ा, 84,000। Then you go back and what people are doing is recycling the gold, selling the gold again and then doing it next month again. तो ये जो points you start raking in these points, और ये points आप अपने holidays कर लो। तो एक और मतलब बहुत सारे strategies है। मैंने इनफैक्ट अपने चैनल पे एक वीडियो भी क्रिएट किया था, how to invest with credit cards and how to buy gold with credit cards, wherein I discussed this extensively. What are your total monthly spends and उसमें से कितना परसेंटेज क्रेडिट कार्ड से स्पेंड होता है? So I try to put all the spends of our family on credit तो cards. कितना होगा एक बार मंथली एक्सपेंसेस कितना होगा और इसमें से क्रेडिट कार्ड से कितना जाता तो है? हमारा हाउसिंग का तो कोई कॉस्ट है नहीं, हाँ। सो इट्स लार्जली पेमेंट फॉर ऑल योर यूटिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल बिल, इंटरनेट बिल, पेमेंट ऑफ ग्रोसरीज, ईटिंग आउट, फ्यूल, इंश्योरेंस पेमेंट्स एंड टैक्स पेमेंट्स, राइट? सो जितना भी टैक्स हम पे करते हैं, जीएसटी प्लस एडवांस टैक्स, वी पुट इट ऑन दी बिजनेस ब्लैक कार्ड, ओके?
all the utility bill payments. I buy the Amazon Pay vouchers from the HDFC Infinia card and the American Express cards. American Express में भी सेम है, आपको एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड रेट्स मिलते हैं. जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस का एक कार्ड है, अमेरिकन एक्सप्रेस मेंबरशिप रिवॉर्ड्स कार्ड. वहाँ पे वो क्या कहते हैं कि 1500 रुपये महीने में आप 4 बार स्पेंड करो, आपको 1000 बोनस पॉइंट्स मिलेंगे. तो आपने 6000 रुपये स्पेंड किए, 1000 पॉइंट्स मिल गए. एक पॉइंट की वैल्यू 60 पैसे की है, तो 600 रुपये की वैल्यू मिल गई, तो 10% वापस आए. तो आप अगर अमेजोन पे के वाउचर्स खरीद रहे हो, देयर इज अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड गिफ्टर. तो गिफ्टर क्या करता है, हर एक अलग अलग कार्ड कंपनी के साथ पार्टनरशिप करता है. अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ, HDFC के साथ, एक्सिस के साथ. तो आपको जाके गूगल में सिर्फ टाइप करना है एक्सिस गिफ्टर, MX गिफ्टर, HDFC गिफ्टर, GYFTR. तो वो प्लेटफॉर्म का जो पहला लिंक आएगा वो उसी कार्ड का रहेगा. तो MX के गिफ्टर प्लेटफॉर्म पे जाओ, वहां से आप अमेजोन पे के वाउचर्स खरीदो, 1500 रुपये इंटू 4 टाइम्स, राइट, 6000 के. उसको आप अमेजोन पे लोड करो, वहां से जो भी स्पेंड्स करना है कर लो. तो आपको एक तो एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा, 2x 3x वैसे मिलता है, प्लस यू विल हिट योर माइलस्टोन ऑल्सो. सो योर इफेक्टिव रिवॉर्ड रेट विल बी मोर देन 10%. दिस इज यूजफुल फॉर पीपल who don't have a lot of spends. तो आप ऐसे कार्ड यूज कर सकते हो. MX मेंबरशिप रिवॉर्ड हो गया, MX गोल्ड चार्ज कार्ड भी है, जहाँ पे 1000 रुपये महीने के 6 बार स्पेंड करो तो आपको 1000 बोनस पॉइंट्स मिलते हैं. तो सपोज आपकी स्पेंड ही 60-70,000 रुपीज पर मंथ की है, तो आप ये स्ट्रेटेजीज यूज कर सकते हो. बट आपकी स्पेंड 3-4 लाख रुपए महीने की है, फॉर एग्जाम्पल आवर स्पेंड समवेयर रेंजेस समवेयर फ्रॉम 2.5 lakhs to 4 lakhs a month. So then I don't bother with these smaller transactions, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट होता है. तो मैं क्या करता हूँ, आई ट्राई टू सेगमेंट इट इनटू बिगर कार्ड्स. तो HDFC इन्फिनिया एक कार्ड हो गया कि 1 लाख स्पेंड किया तो उस पर आपको 15% मिल गया. एक्सिस एटलस इज वन कार्ड वेर इन यू हिट द 15 लाख रुपीज माइलस्टोन, यू गेट लाइक ऑन एन एवरेज 7-8% बन जाता है उसमें. तो 15 लाख रुपए वहां पे स्पेंड हो जाते हैं. टैक्स के लिए मैंने बताया बिजनेस ब्लैक एंड देन योर अमेरिकन एक्सप्रेस. तो ये 4-5 कार्ड्स फॉर अ हाई स्पेंडर इज गुड इनफ. एंड यू स्पेंड से मोर देन 50 लाख रुपीज अ ईयर, देन देयर आर अदर कार्ड्स फॉर दैट लीग. What's the story of this that you stayed in Al Maha Desert Resort in Dubai, which is one of the most luxurious properties for free? तो ये कैसे आपने किया था? तो ये मैंने किया था 2022 में आई थिंक. तो वहाँ पे क्या है ना, इट्स अ मैरियट प्रॉपर्टी, ओके, एंड ऑल दी अमेरिकन एक्सप्रेस पॉइंट्स दैट यू अर्न यू कैन ट्रांसफर इट टू मैरियट. ट्रांसफर रेशियो होता है 1:1. तो अल्बाहा का 1 नाइट का कॉस्ट है अप्रोक्सीमेटली $2,000 to $3,000, मतलब 1.5 लाख से 2 लाख रुपए पर नाइट का कॉस्ट है उसका. ओके, एंड इट्स एन ऑल इंक्लूसिव प्रॉपर्टी. ऑल इंक्लूसिव का मतलब क्या हो गया, ब्रेकफास्ट लंच डिनर एवरीथिंग इज कवर्ड. तो हम लोग गए थे वहाँ पे 2 नाइट्स के लिए. तो वहाँ पे आप इसको अमेरिकन एक्सप्रेस पॉइंट्स को मैरियट में ट्रांसफर करके रिडीम कर सकते हो. तो ऑन एन एवरेज मैंने जो स्पेंड किया था 1 लाख पॉइंट पर नाइट स्पेंड किया था, एंड वी स्पेंट 2 नाइट्स देयर. सो 2 लाख पॉइंट्स में मैंने ये हॉलीडे किया वर्थ 3 लाख रुपीज. आपको मैं बताता हूँ, मेरी सिर्फ 3000 रुपीज की बिल आई थी वहाँ पे, और कुछ नहीं, मैंने जो कैश में पेमेंट किया. माय गॉड. और ये मतलब आपने और ऐसे कौन से अलग-अलग जगहों पे किया? लाइक ये अल्माहा रिसॉर्ट का एक हो गया, बाकी आपने कहाँ पे ऐसे कार्ड्स के थ्रू पूरा ट्रैवल फ्री या स्टे फ्री करवाया तो होगा? एक और एग्जांपल बताता हूँ. जैसे 2023 में वेस्टिन ऋषिकेश में एक प्रॉपर्टी लॉन्च हुई थी वेस्टिन की. अगेन वेस्टिन इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद मैरियट. तो वेस्टिन ऋषिकेश लॉन्च हुआ था. तो लॉन्च में जब भी कोई न्यू प्रॉपर्टी लॉन्च होती है ना, तो ऑफर्स बहुत अच्छे होते हैं. तो वहाँ पे पर नाइट का जो रूम का कॉस्ट था 35,000 रुपीज था, बट मुझे 70,000 पॉइंट्स में 5 नाइट्स मिले. 70,000 पॉइंट्स, एक पॉइंट की वैल्यू हमने कितनी ली थी, 60 पैसा ली थी. बट यहाँ पे मेरी वैल्यू कितनी हुई, मोर देन 1 रुपी हुई, क्योंकि आपने 1.75 लाख रुपीज की हॉलीडे सिर्फ 70,000 पॉइंट्स में बुक करी है. तो मैरियट में एक और अच्छी चीज क्या है कुशल, कि अगर आप 5 नाइट्स बुक करते हो ना, तो आपको पॉइंट सिर्फ 4 नाइट्स के लिए पे करनी है. अच्छा. 5th नाइट इज फ्री. अच्छा. हाँ, तो वैसे मैंने 2 रूम बुक किए थे, 70,000 प्लस 70,000. सो आई टुक माई फैमिली ऑल्सो. तो वो हमारा टोटल हॉलीडे ऑफ, अगर मैं कैश में स्पेंड करता तो इट वुड हैव कॉस्ट मी 4.5 लाख रुपीज. Interestingly, they also gave us free breakfast for 4 people. And on an average, breakfast per person cost 1,500 rupees, right? तो 6,000 into 5, 30,000 रुपए हमारे ब्रेकफास्ट में भी बच गए. Then they gave us 20% discount on dining and other things as well, right? So we saved a ton of money there. तो this is a good strategy when new properties are launched, कि आपको अगर आप flexible हो traveling में, तो आप ऐसे strategies भी use कर सकते हो.
I also read somewhere that you managed to get a 15% discount on a new car using a credit card. तो इस पे कैसे हुआ था? मैंने जो गाड़ी खरीदी थी दैट इज VW टाइगुन, राइट? तो मुझे जो टोटल कॉस्ट पड़ा उसका 24 लाख रुपीस के आसपास का पड़ा। तो उसमें इंश्योरेंस भी इंक्लूडेड है, उसमें एक्सेसरीज भी इंक्लूडेड है, एंड आई पेड फॉर एक्सटेंडेड वारंटी एंड आई पेड फॉर 4 ईयर सर्विस ऑल्सो। तो 4 साल तक मुझे अब कुछ पे नहीं करना है उस कार के ऊपर। तो जब आप शोरूम में जाते हो तब क्या होता है ना, आपको वो एक कॉस्ट शीट पकड़ाते हैं, और वो जब कॉस्ट शीट की ब्रेकअप देखोगे तो उसमें मेजॉरिटी ऑफ द कॉस्ट इज फॉर द एक्स शोरूम प्राइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ द कार। एक्स शोरूम में क्या क्या इंक्लूडेड रहता है? कॉस्ट ऑफ द कार प्लस जीएसटी ऑन दैट कार, ठीक है? दैट्स नंबर वन। नंबर टू, रोड टैक्स। जैसे तेलंगाना में रोड टैक्स है 17% इफ यू आर बाइंग योर फर्स्ट कार, 19% इफ यू आर बाइंग योर सेकेंड कार। So that is over and above the एक showroom price. Then you have your insurance cost, and then you have your accessories cost, and then extended warranty वगैरह अगर आपको चाहिए तो रोड टैक्स तो फिक्स है, कुछ नहीं कर सकते। एक शोरूम प्राइस पे पहली चीज आप क्या कर सकते हो, अगर वो कार ज्यादा डिमांड में नहीं है तो यू कैन आस्क फॉर अ डिस्काउंट ऑन द एक शोरूम प्राइस। जनरली जब आप कार खरीदने जाते हो तो वो लोग आपको क्या करेंगे, इंश्योरेंस पे डिस्काउंट देंगे और एक्सेसरीज पे डिस्काउंट देंगे। मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने कार का जो एक्चुअल इंश्योरेंस का कॉस्ट है, जो कोट मैंने लिया था इंश्योरेंस कंपनी से, दैट वाज ओनली 50,000 रुपीज। बट जब मैं कार परचेज करने गया था शोरूम में, आपको पता है कितना कोट किया उन्होंने इंश्योरेंस के लिए? 1.5 लाख रुपीज। तो इतना ज्यादा मार्जिन है इंश्योरेंस प्रीमियम्स में, और अगर आप uninformed हो तो you end up paying those kind of premiums. In fact, I was uninformed about this in 2014 when I bought my first car, and I paid all of this, right? मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा होता है। तो आपको क्या करना है, जब आप कार खरीद रहे हो तो पहले तो हाई इन डिमांड्स कार मत खरीदो। जैसे आप टोयोटा इनोवा खरीदना चाहते हो तो कोई डिस्कशन ही नहीं करेंगे वो लोग आपके साथ। जो कोटेड प्राइस है आपको पे करना ही पड़ेगा, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस। ओके, so you buy a car which is a decent car, reasonable car, and not so much in demand, right? So you have the leverage. तो एक शोरूम पे नेगोशिएट करो, जितना भी नेगोशिएट कर सकते हो, कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद इंश्योरेंस पे बोलो कि ये कोट है, अगर आप मैच कर रहे हो तो मैं आपसे खरीदूंगा, नहीं तो मैं बाहर से खरीद लूंगा। दे कांट से नो, दे से कंपलसरी है खरीदना, नो, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। एक्सेसरीज भी आपको ट्राई करेंगे 50,000 1 लाख का बेचने का, मत खरीदो। मैक्सिमम अगर खरीदना है तो वो जो 10,000 या 15,000 का जो किट आता है वो खरीदो। उसके बाद आपको जो भी एक्सेसरीज चाहिए आप आफ्टर मार्केट में खरीद लो, क्योंकि बहुत सस्ता पड़ता है, मार्जिन आर ह्यूज। सो दिस इज हाउ आई फर्स्ट सेव्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ द कार इट सेल्फ। आई नेगोशिएटेड ऑन द एक शोरूम प्राइस, इंश्योरेंस प्राइस मैंने मैच करवा लिया, ओके, एंड आई बॉट एक्सेसरीज वर्थ 10,000 रुपीज ओनली। देन इन कम्स क्रेडिट कार्ड्स, ओके। So there are two ways of buying a car. You buy it on a loan or make full payment, right? अगर आप लोन पे खरीद रहे हो तो आपको कुछ डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, और खुद खरीद रहे हो तो पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। ये सारी डिस्कशन करने के बाद आई वुड रेकमेंड कि आप शोरूम वाले को बोलो कि मैं क्रेडिट कार्ड से पे करूंगा। अब शोरूम वाला बोलेगा कि नहीं सर, नहीं कर सकते, हमारे को चार्जेस लगते हैं क्रेडिट कार्ड पे। वो बोलेंगे सर 2.5% चार्जेस लगते हैं, आपको देना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड MDR, मर्चेंट चार्जेस, राइट? सो देना तो पड़ेगा, बट दिस इज ऑल्सो नेगोशिएबल। सो यू कैन से दैट आई एम बाइंग एक्सेसरीज फ्रॉम यू और आई एम बाइंग इंश्योरेंस फ्रॉम यू, आई विल नॉट पे द MDR, और आई विल पे ओनली 0.5% और 1%। 0.5% 1% मीन्स आपको जो आपका कार का कॉस्ट है, जितना भी आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप करोगे उतना आपको एक्स्ट्रा पे करना है। तो अगर जैसे 24 लाख रुपए आप स्वाइप कर रहे हो तो 24 लाख का 1% 24,000 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा टू द शोरूम कंपनी। तो मैंने 1.5% में अग्री किया। But if you have the negotiation capacity and time, you can negotiate at 1% also, 0.75% also. That ये बॉम्ब आप फेंको डीलर पे लास्ट में, क्योंकि आप शुरू में करोगे तो फिर वो दूसरी जगह डिस्काउंट्स नहीं देगा आपको। तो फिर ये हो गया, डिस्कशन हो गया, और आपने सेटल कर लिया कि मैं 1% दूंगा क्रेडिट कार्ड पे। नाउ विच कार्ड्स टू यूज, राइट? डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट ऑफ द कार एंड हाउ मच यू आर पेइंग। जो मैंने यूज किया, आई यूज्ड एक्सिस एटलस कार्ड्स। अराउंड 20 लाख रुपीज मैंने एटलस पे किया। जैसे मैंने आपको बताया था कि 15-15 लाख का माइलस्टोन है उसमें, तो मेरे वाइफ का कार्ड और मेरा कार्ड, वी यूज्ड बोथ द कार्ड्स एंड वी मेड द पेमेंट।
एक और चीज ध्यान रखना है कुशल, व्हेन यू आर बाइंग अ कार्ड विद क्रेडिट कार्ड्स इज फर्स्ट यू स्वाइप द कार्ड फॉर अ स्मॉल अमाउंट एंड सी कि आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि बहुत जगह ना वो कोड जो बैंक के साथ एसोसिएटेड रहता है वो कोड अलग रहता है। अगर वो एक्सक्लूडेड कैटेगरी में आ गया तो आपको कुछ पॉइंट भी नहीं मिलेगा और आपने एक्स्ट्रा पैसे भी दे दिए। तो उसका ध्यान बहुत, मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन दैट। तो मैंने ये कार्ड यूज किया, उसके ऊपर मैंने एक आईडीएफसी का विस्तारा क्रेडिट कार्ड है, उस पे भी देयर आर माइलस्टोन्स टू गेट फ्री फ्लाइट, सो आई यूज दैट कार्ड एंड आई गॉट 3 फ्री फ्लाइट टिकट्स फॉर ऑन एयर इंडिया नाउ। तो मैंने ये 2 कार्ड यूज किया और जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बचा था वो मैंने एचडीएफसी इन्फिनिटी से पे कर दिया। तो टोटल आपने फाइनली कितना पे किया और कितना कैशबैक मिला आपको, या कितना सो रिवॉर्ड टोटल पॉइंट्स मैंने मिले? जो पे किया था 24 lakhs पे किया था, हाँ। और अराउंड 60,000 पॉइंट्स मुझे एक्सिस एटलस पे मिले। सो एक्सिस एटलस पे क्या है ना कुशल, ट्रांसफर रेशियो है 1:2 का। तो मतलब 60,000 पॉइंट्स आप ट्रांसफर कर सकते हो अलग अलग पार्टनर्स के साथ, एयरलाइंस हो गए, होटल्स हो गए। तो मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलता है एकॉर के साथ। तो 60,000 आप एकॉर में अगर ट्रांसफर करोगे, एक और क्या होता है? एकॉर इज अ ग्रुप ऑफ होटल्स जहाँ जिसमें नोवोटेल है, सोफिटेल है, आइबिस होटल्स है, यू माइट हैव हर्ड, राइट? So these hotels are a part of Accor group. So you can book your hotels, these hotels through these points. तो मैं जनरली क्या करता हूँ, आई ट्रैवल टू यूरोप एटलीस्ट once in 2 years, okay? Because my brother-in-law lives there, so we go around. And यूरोप में Accor group का बहुत बड़ा चेन है compared to Asia, and I use it there only. So what I do is I transfer all these points to Accor. 60,000 पॉइंट्स अगर मैंने Accor में ट्रांसफर किए तो 1.2 लाख मुझे Accor पॉइंट्स मिलेंगे। अच्छा, ठीक है, डबल? हाँ डबल। उसमें भी एक्सिस एटलस कार्ड में कैप है कि आप साल में 30,000 भी कर सकते हो, बट हम 2 अलग अलग अकाउंट से कर रहे हैं, तो डबल हो गया। और 1 पॉइंट की वैल्यू है ₹1.80। तो अप्रोक्सीमेटली मेरा जो रिवॉर्ड रेट आ गया 1,20,000 इंटू 1.8, विच इज ऑलमोस्ट 2 लाख रुपीज, राइट? सो 2 लाख रुपीज ऑन 20 लाख रुपीज, उसमें तो मेरे को 8 से 10% बच गए यहाँ पे, प्लस ऑन दी अदर कार्ड। सो 7-8% इज व्हाट आई कैलकुलेट इज व्हाट आई मेड ऑन दी कार परचेज। ज्यादा ना, इससे 10% तो इधर ही हो गया। हाँ, वो 4 लाख पे कम रिवॉर्ड रेट था थोड़ा सा, इसलिए। हाँ, बट 10 से ज्यादा ही होगा ना हाँ, फिर भी। बट 10%, 9 to 10% के बीच में होगा। ओके, द थिंग इज दैट अभी मेरे पास वो पॉइंट्स है, मैं जब यूज करूंगा तभी वो यूटिलाइज होंगे, समझ गया। और तब तक अगर एकॉर ने डाउनग्रेड कर दिया या डीवैल्यू कर दिया पॉइंट्स को, देन आई विल लूज इट, राइट? सो ऑल ऑफ दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस व्हेन यू कैन इमीडिएटली बर्न दोस पॉइंट्स। क्रेडिट कार्ड्स का एक सिंपल रूल है कुशल, अर्न एंड बर्न, डोंट होल्ड पॉइंट्स, क्योंकि कभी भी डीवैल्यू हो सकता है। और इसमें डी वैल्यू मतलब कैसे, किसके पास अब अथॉरिटी करने की? एकॉर के पास अथॉरिटी। Okay. एकॉर बोल सकता है कि मैं मेरे पॉइंट्स की वैल्यू ₹1.80 से कम करके ₹1 कर रहा हूँ, अच्छा, ओके, तो देन यू हैव लॉस्ट दैट, राइट? right. So do you recommend that anyone who is buying a car, they should buy it using a credit card? If you are making full payment for that car, then you use credit cards and buy it. And अगर vehicle loan ले रहे तो नहीं? लोन ले रहे हो तो टू द एक्सटेंट ऑफ डाउन पेमेंट आप अपना कार्ड यूज कर सकते हो। ओके, एंड बाकी के लिए बाकी तो normal फिर लोन के spends. थ्रू ही जाना पड़ेगा, राइट? इफ यू डोंट हैव द इमीडिएट अफोर्डेबिलिटी टू पे इन फुल, तो फिर आपको लोन लेना ही पड़ेगा। Got it. इसमें क्या अलग-अलग स्कैम्स हो रहे हैं लोगों के साथ, एंड व्हाट दे शुड बी अवेयर ऑफ, स्पेशली इन द क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री? जैसे बीच में आई थिंक हुआ था, जैसे कोई, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, बट कोई क्रेडिट कार्ड कंपनी, उन्होंने बहुत ज़्यादा ही रिवॉर्ड पॉइंट्स दे दिए थे, एंड देन आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम दे वर नॉट एबल टू फुलफिल ऑल द रिवॉर्ड्स एक्सेट्रा। कौन सा था यार? आई Axis थिंक एक्सिस Magnus. मैग्नस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ऐसा तो क्या Axis हुआ था Magnus इसमें, में और ऐसे और क्या केसेस है? ये तो स्कैम्स नहीं है, पीपल जस्ट यूज्ड लूप होल्स एंड अर्न पॉइंट्स, ठीक है? तो उसमें एक्सिस के कुछ कार्ड से जहाँ पे आप उसको हर बार रीइशू करवाते हो कि यू से दैट आई लॉस्ट द कार्ड, रीइशू द कार्ड। सो एक्सिस का सिस्टम इतना अपग्रेडेड नहीं था, वो लोग बार बार पॉइंट्स क्रेडिट कर दे रहे थे। मतलब मैं नहीं समझा। मतलब फॉर एग्जांपल आपने कोई कार्ड लिया और उस पे आपको कार्ड इशुएंस पे 10,000 पॉइंट्स मिलते हैं, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। सी, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डिटेल्स राइट नाउ, बट 10,000 पॉइंट्स मिलते हैं। तो लोग क्या कर रहे थे, वो कार्ड को कैंसिल करवा के वापस इशू करवा रहे थे आपको, और एक्सिस 10,000 पॉइंट्स वापस क्रेडिट कर रहा था। तो पहले भी 10,000 थे और अभी भी हाँ, 10,000 कैंसिल एक्स्ट्रा। करके मतलब यू जस्ट से दैट आई हैव लॉस्ट द कार्ड, समझ। रीइशू माय कार्ड, राइट? वैसे। बट एक्सिस क्या कर रहा था उस टाइम, 1 लाख रुपए की स्पेंड पे 25,000 पॉइंट्स दे रहा था, राइट? एंड द पॉइंट्स वर ट्रांसफरेबल इन द रेशियो 5:4। सो 25,000 मतलब 20,000 पॉइंट्स आप ट्रांसफर आपको मिलेंगे ट्रांसफर में। 20,000 अगर आपको एक और पॉइंट्स मिल रहे हैं और 1.8 रुपीज उसकी वैल्यू, तो 38% का रिटर्न बनता है उस पर। मैंने भी बहुत यूज किया है वो कार्ड। 1 लाख रुपीज हम स्पेंड करते थे, वी अर्नड अ लॉट ऑफ पॉइंट्स, एंड इनफैक्ट वी एज अ फैमिली ट्रैवल्ड टू स्पेन लास्ट ईयर, एंड
all of it was sponsored by those points only. कितना टोटल ट्रिप कॉस्ट So था? approximately we spent 5 lakh rupees in Accor hotels, and most of that was paid through these points. 5 लाख रुपए बस होटल्स में? सिर्फ वाओ, होटल में 20 days का हॉलीडे था, तो 5 लाख तो लग ही जाता है. करेक्ट करेक्ट. और But I'll tell you about credit card fraud since you were asking, हाँ. right? So हमारे client का example देता हूँ. तो recently one client posted on social media that I'm unable to log into my credit card account. How do I do it? And tag the credit card company. Somebody reached out with a similar handle and said that, sir, I will help you do it on a video call. Then he got on the video call with that guy. Okay. और उस बंदी के साथ उसको उसने क्या किया, उसने बोला कि सर वी नीड टू वेरीफाई इफ यू हैव एनी अदर कार्ड ऑफ सो एंड सो ब्रांड एंड सो. जैसे आपके पास कोई इंटरनेशनल कार्ड है क्या, जैसे HSBC हो गया, HSBC का कोई कार्ड है क्या आपका? उसने बोला है मेरे पास. दिखाइए सर वो कार्ड. उसने वो कार्ड उसको स्क्रीन पे दिखा दिया. स्क्रीन पे दिखाते ही कुछ 5 या 10 मिनट में 50,000 रुपए उस कार्ड से डेबिट हो गए. Oh my God. जस्ट बिकॉज ही थॉट कि वो सामने वाला मेरी हेल्प कर रहा है टू सेट अप दी कार्ड अकाउंट, राइट? बट वो फ्रॉड होता है. तो उसके साथ ऐसा फ्रॉड हुआ. देन बाकी फ्रॉड्स तो बहुत सारे फ्रॉड्स ऐसे हो रहे हैं आजकल कि आपको फोन आएगा कि हम कस्टम्स डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं. ये हमारे क्लाइंट्स के साथ भी हुआ है. फोन आया कस्टम्स डिपार्टमेंट से, बोल रहे हैं आपका कोई पार्सल अटक गया है और ये कस्टम्स और उसमें पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग दिस, क्योंकि ये कोई इलीगल आइटम है, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे. और लोग इतना डर जाते हैं ऐसे केसेस में दैट दे हैव पेड, वन ऑफ आवर क्लाइंट्स पेड 1 लाख रुपीस इन दिस केस. एंड देन दैट गर्ल कॉल्ड मी एंड शी सेड नीरज 15 लाख रुपए विड्रॉ करने हैं. आई वाज लाइक क्यों करने हैं? तो उसने मुझे नहीं बताया. और जो उसका फ्रेंड है, ही वाज माय वेरी क्लोज फ्रेंड, सो आई कॉल्ड हिम एंड आस्क्ड. ही सेड ऐसा ऐसा हुआ है. आई सेड कुछ नहीं करना, ये पूरा फ्रॉड है. कभी भी एक थंब रूल है यार कि अगर आपने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी किया है तो पुलिस फोन करके नहीं बोलेगी कि आपने क्रिमिनल एक्टिविटी, दे विल कम टू योर डोर स्टेप एंड टेक यू टू द स्टेशन, राइट? कोई भी क्रिमिनल को फोन करके नहीं बताएगा ना कि आपने क्रिमिनल एक्टिविटी किया है. सो पीपल शुड नॉट फॉल इनटू सच ट्रैप्स. बहुत ही स्कैरी है यार ये तो. बिल्कुल बिल्कुल. आई हैव सीन 4-5 क्लाइंट्स लूज मनी इन सच स्कैम्स. एक बहुत अलग ही स्कैम हुआ था मेरे एक फ्रेंड के साथ. तो आई डोंट नो मतलब क्या फ्रॉड स्कैम क्या बोलना चाहिए इसको, बट एकदम ये था कि उसको मैसेज आया था कि योर इलेक्ट्रिसिटी बिल इज अनपेड. इफ यू डोंट पे इट बाय टुडे देन वी विल कट योर इलेक्ट्रिसिटी एट होम एंड इट विल बी गॉन फ्रॉम 12 मिडनाइट. तो वो डर गया काफ़ी कि यार लाइट चली जाएगी एंड ऑल. तो ही कॉल्ड द कंपनी एंड बोला कि क्या पे करना है क्या नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा. दे आस्क्ड सम डिटेल्स ऑफ डेबिट कार्ड. उसने डिटेल्स वगैरह दिए. फिर उसको कुछ ओटीपी वगैरह आया. उसने तो ओटीपी भी दे दिया कि ये हाँ मतलब पेमेंट करवा लो, लाइट नहीं जानी चाहिए. उसको लगा कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए पे करना है. उसको पता नहीं था कि बिल पेंडिंग है कि नहीं है. एंड जैसे ही वो उसने ओटीपी वगैरह कुछ दे दिया एक्सेस, उसके मतलब ओटीपी का एक्सेस नहीं दिया, उसको बोला कि आप आपका मोबाइल नंबर टाइप करो. फोन पे फोन कॉल चल रहा था. #*91 और मोबाइल नंबर टाइप करो और ये सब टाइप करो. और जैसे ही उसने टाइप किया वो कॉल फॉरवर्डिंग हो जाता है. हाँ, कॉल फॉरवर्डिंग होके वो एक्सेस उसका ले लिया. एंड एवरी सिंगल मिनट 10-10 हजार उसको डेबिट हो रहे थे, पता है. मतलब उसको मैसेजेस आ रहे हैं कि 10,000 डेबिटेड, 10,000 डेबिटेड, 10,000 डेबिटेड. एंड ही गॉट सो पैनिक्ड कि यार हरे एक मिनट में आ रहा है. वो तुरंत ब्लॉक करना पड़ा उसको कार्ड तो. बट एवरी मिनट 10,000 रुपीज वाज गेटिंग डेबिटेड. एंड वो बोल रहा था क्या चल रहा है. आई विल टेल यू अ सिमिलर इंस्टेंस व्हिच हैपेंड विद अस. मेरे साथ को हुआ. वी डिडंट लूज एनी मनी. तो 2-4 महीने पहले की बात है. वी गॉट अ कॉल ऑन माय वाइफ्स फोन कि ब्लू डार्ट का कोरियर आपके घर आ रहा है. वो कोरियर वाले को आपका एड्रेस नहीं मिल रहा है, तो आप फोन करके उसको बता दो एड्रेस. एंड देन दे गिव अस अ नंबर विद दिस काइंड ऑफ हैशटैग्स. इन फर्स्ट टाइम वी कॉल्ड विदाउट द हैशटैग्स. नहीं लगा, देन वी गिव अप. दैट गाय कॉल्ड अस अगेन. सर आपने फोन किया कि नहीं किया, वो वेट कर रहा है आपका. उसने बोला कि देन ही सेड कि सर आपको ये पूरा नंबर डायल करना है. तब भी हमें नहीं चमका कि ये कोई फ्रॉड है. देन वी डाइल्ड. इन द मोमेंट वी डाइल्ड, माय वाइफ फिगर्ड कि ये कॉल फॉरवर्डिंग वाला नंबर है. एंड देन शी मेड मी कॉल हर नंबर. और वो कॉल फॉरवर्डिंग हो रहा था. और थैंकफुली उसे पता था कि उसको कैंसिल कैसे करना है, और उसने इमीडिएटली उसको कैंसिल कर दिया. तो आप सोचो किस मतलब इवन द स्मार्टेस्ट ऑफ द पीपल्स कैन गेट. यू हैव टू बी एक्सट्रीमली अवेयर ऑफ दीज थिंग्स. ये आजकल एआई की वजह से भी काफ़ी सारे ऐसे वेबसाइट्स बन गए जहाँ पर पीपल आर मेकिंग वेबसाइट्स यूजिंग एआई
किसी का फेस चिपका दिया एकदम रिनाउंड पर्सनालिटी का या तो कोई कंटेंट क्रिएटर का, बोला कि वी मैनेज मनी एंड वील टीच यू हाउ टू मेक मनी एटसेट्रा एटसेट्रा एंड पीपल आर रेडी टू गिव। मतलब मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, आप शॉक हो जाओगे ये सुन के। मेरे बिल्डिंग में अभी यहाँ पे हमारे बिल्डिंग में 8,000 लोग रहते हैं, यहाँ पे 2,000 अपार्टमेंट्स है, ठीक है। यहाँ पर अभी इंस्टाग्राम पे आपको पता होगा कि जो भी क्रिएटर होते हैं उनके फेक अकाउंट्स बहुत बनते हैं। लाइक देयर आर लाइक लिटरली 5-6 फेक अकाउंट्स जो मेरे बने हैं, सारे फाइनेंस क्रिएटर्स के बने हैं। एंड ये परसों लोग क्या मेरा भी करते हैं, बना था। हाँ, एंड ये लोग क्या करते हैं कि डीएम करते हैं। ये बहुत स्मार्ट लोग हैं, क्या हाँ। करते हैं कि जैसे ही किसी ने मुझे फॉलो किया इंस्टाग्राम पे, तो ये लोग एक्टिविटी ट्रैक करते हैं कि कुशल को कौन फॉलो कर रहा है। जैसे ही किसी ने मुझे फॉलो किया, उसको फॉलो करते वो फेक अकाउंट से, हाँ, और उसको फिर मैसेज करते हैं ग्रीटिंग्स हाउ आर यू, ऐसे हाँ। उनका मैसेज आता है। फिर जैसे ही बात होती है, वो जो फॉलोअर होता है वो तो ऐसे मतलब खुश हो जाते हैं कि यार चलो यार इनसे बात करते हैं, कि इनको फॉलो करते हैं तो इनसे बात करते हैं। वो फिर पैसे मांगते हैं कि आई विल गिव यू 100% रिटर्न इन अ स्पैन ऑफ 1 वीक, यू जस्ट हैव टू डिपॉजिट योर अमाउंट इन दिस एंड वील गिव यू लाइक 100% रिटर्न इन क्रिप्टो एटसेट्रा। आई एम एन एक्सपर्ट इन क्रिप्टो। आई वॉज सो शॉक्ड कि यहाँ पर मतलब बिल्डिंग में ऐसी जगह पे, लाइक मुंबई में लोअर हाँ। परेल में रह के भी लोग मेरे को मतलब बाद में मिलके नीचे बोल रहे थे कि अरे वो आपको पैसे चाहिए थे ना, मैं आपको कल तक ट्रांसफर कर देता हूँ। एंड मैंने बोला कि मैंने कब मांगे, कौन से पैसे की बात कर रहे हो। वो मेरे को बोलते कि अरे तुम्हारा इंस्टा पे डीएम आया था, आई फॉलोड यू येस्टरडे ऑन इंस्टाग्राम, यू मैसेज मी फॉर सम मनी, नो आपको 10,000 रुपए कुछ 15,000 रुपए चाहिए थे, तो मैं कल तक दे देता हूँ। मैंने बोला बिल्कुल मत देना, जो भी जिसने भी आपको मैसेज किया है प्लीज ब्लॉक दैट पर्सन राइट अवे। एंड मैं तो पहले कभी मांगूंगा भी नहीं पैसे। एंड सेकेंडली आप जस्ट केयरफुल रहो और देखो कि किसने मांगे, बिल्कुल। कौन प्रोफाइल है एंड ऑल। आई वाज सो शॉक्ड एट And दैट think टाइम। about it, for somebody at your scale and level, it's very hard for you to track कि कितने fake accounts है, क्योंकि 15, 20, 50 भी हो सकते हैं ना। इसमें सबसे वर्स्ट पार्ट, सैड पार्ट जो मेरे को लगता है, मतलब आई फेल्ट सो बैड कि एक बंदा है जो इगतपुरी में रहता है एंड he emailed me saying that he transferred 40,000 rupees and he sent me a screenshot and he was Oh telling my me कि God. मेरे को लगा ये आप ही हो और आपके वजह से मैंने दिए, तो मतलब अभी आप बताओ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए एंड ऑल। ये उसने किया। एंड सेकंड केस पता है, मेरे को एक फॉलोअर का ईमेल आया। फॉलोअर तो अभी वो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बट ही ईमेल्ड एंड देन ही मार्क्ड द प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इन दैट ईमेल, मार्क्ड मी इन सीसी एंड टोल्ड दैट कुशल का आईसीआई का मेंबरशिप आप कैंसिल करवाओ बिकॉज ही इज आस्किंग मनी फ्रॉम ऑल द पीपल। एंड मेरे को मार्क किया, आईसीआई के प्रेसिडेंट को मार्क किया एंड दे वर टेलिंग कि यार ऐसे क्रिएटर्स या ऐसे लोग होने ही नहीं चाहिए, विदाउट नोइंग द फैक्ट दैट कि ये तो मतलब कुशल ने स्कैम्स होते किया या ही तो नहीं। फेक अकाउंट्स होते। वो लेवल तक मतलब अनअवेयरनेस है, या तो वो लेवल तक इतना इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री है कि लोगों को पता ही नहीं चलता है कि क्या है क्या बिल्कुल। नहीं। और आप देखो ना, मतलब अगर आपके अपार्टमेंट में विच इज अ हाई एंड सोसाइटी, एग्जैक्टली। यहाँ पे इफ लोग पीपल कैन गेट फूल्ड, तो बाकियों का तो क्या ही करेंगे, राइट? बिकॉज इन पीपल इन tier 2, tier 3 towns are not so aware about these things, but they are still following creators and influencers, right? Very, very difficult to track this. So what I have done is I have not given any UPI access to my mother and to my grandmother, right? Because they are the target segment for these kind of frauds. क्योंकि उनको तो इजीली फुल बना सकते हैं ये लोग। एक पॉडकास्ट पे आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया था दैट यू कैन सेव अप टू ₹10 lakhs एनुअली यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स। तो ये पॉसिबल है क्या, क्रेडिट कार्ड से 10 लाख रुपए एनुअली सेव किए जा सकते हैं? डिपेंड करता है कि आप कितना खर्च रहे हो कुशल। सिंपल एज दैट। अगर आपकी स्पेंडिंग 50 lakhs के ऊपर है, सो देन यू कैन इजीली मेक 10 to 15% बैक ऑन योर क्रेडिट कार्ड्स। अच्छा, तो वो पॉसिबल है। जैसे एक्सिस का एक कार्ड है कॉल्ड एक्सिस मैग्नस बर्गंडी। इट्स अ वेरी हाई एंड कार्ड। वहाँ पे जो वो कार्ड इशू करने के लिए भी एक्सिस बोलेगा कि आपको 30 लाख रुपए का रिलेशनशिप रखना है। 30 लाख रुपए का रिलेशनशिप मतलब कि आपको उनके साथ 30 लाख रुपए एफडी में रखने हैं, या बैंक अकाउंट में रखने हैं, या शेयर्स में रखने हैं, या लोन लेना है, वैसा कुछ। तो उस कार्ड में क्या होता है ना, up to 1.5 lakh rupees you get like 6% reward rate. Over and above 1.5 lakh rupees of spends in a month, you get around 14%, 15% back. And higher if you are transferring it to properties like Accor and all that. So अगर आप हाई स्पेंडर हो और एक्सिस के नॉन एक्सक्लूडेड कैटेगरीज में स्पेंड करते हो, जैसे यू ट्रैवल अ लॉट, यू ईट आउट अ लॉट, राइट, यू हैव क्लब मेंबरशिप्स, स्कूल फीस, दिस काइंड ऑफ स्पेंड्स, राइट, सो देन यू कैन यूज दोस काइंड ऑफ कार्ड्स एंड मेक अ लॉट ऑफ रिटर्न्स. But otherwise, also 10 lakh तो देखो, it's a percentage of spends only. So better to talk about any credit card reward strategy in terms of percentage of spends. आपका कौन से ईयर में सबसे ज्यादा अमाउंट सेव हुआ था यूजिंग क्रेडिट कार्ड एंड व्हाट वाज दैट अमाउंट? This year only when I bought a car. So my biggest purchase on credit cards is on the car only. So what is the total amount you have saved in 1 year using all credit cards?
So on an average, like I said, my average spends are 3 to 4 lakh rupees a month, right? So we spend like 50 lakh rupees a year on credit cards, and my average reward rate is 8 to 10%. So you can say that I save 4 to 5 lakh rupees every year on credit cards. मैं ना मैक्सिमाइज करने की कोशिश नहीं करता हूँ क्रेडिट कार्ड में. अगर मैं चाहूँ तो इसमें भी मैं 15% निकाल सकता हूँ, बट मैं वो नहीं करता हूँ बिकॉज after you have understood the credit card game, that's why I advise to everybody also, try to optimize, don't try to maximize. समझो इसको कैसे फेयरली यूज करना है, बस उसके पीछे मत पड़ो कि मैं हर एक रुपए में मैक्सिमम रिवॉर्ड रेट निकालूं, राइट? तो इसीलिए जैसे 3-4 कार्ड यूज करो और उनको स्मार्टली यूज करो, यू विल मेक योर मनी. तो एक बार जब तक ये फ्रेमवर्क समझ में आ जाएगा ना, उसके बाद डेली बैठ के नहीं देखना है कि कौन सा कार्ड यूज करना है जिसमें मुझे मैक्सिमम रिटर्न. तो हर साल ऑन एवरेज आप 5 लाख रुपए सेव करते हो क्रेडिट 4 कार्ड्स to के 5 थ्रू? lakhs, yes, we do. ऐसा कोई एक साल रहा है जहाँ पर आपने 10 लाख रुपए सेव किया है यूजिंग क्रेडिट Probably it will be this FY26. ओके. Because we bought a car in April, right? तो वो कार के रिवॉर्ड्स मिला के हमारे हो जाएंगे. ये साल आपका 10 लाख रुपए बचेगा बच जाना यूजिंग चाहिए. क्रेडिट कार्ड. Yes, yes. गॉट इट, दैट्स लवली. आपने एक वीडियो बनाया था जिसका टाइटल था बजटिंग विल कीप यू पुअर. व्हाई डू यू से दैट? ये तो कॉन्ट्रेरियन है काफी. So कुशाल, आप एक बात को समझो कि there is a very limited amount of money that you can save by reducing your expenses. ठीक है? सपोज आप 1 लाख रुपए महीने का खर्चते हो, उसमें से 70,000 अगर आपका फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, रेंट, ग्रोसरीज, यूटिलिटीज, स्कूल फीस, राइट? सपोज आप 70,000 रुपए भरते हो, तो 30,000 ही डिस्क्रिशनरी स्पेंड हुआ. तो अगर वो 30,000 रुपए पूरा बचा भी रहे हो, उससे ज्यादा तो नहीं बचा सकते. तो और बजटिंग करके करोगे क्या? 1 महीना कर लिया, 2 महीना कर लिया, बट सेम चीज हर महीना करके इज इट एडिंग एनी वैल्यू टू यू? तो इंस्टेड अगर आप वो टाइम ऑपोजिट साइड में स्पेंड करो, विच इज द इनकम इक्वेशन. Is there any upside on the amount of money you can make? No, right? You can make 1 lakh, 5 lakh, 10 lakhs, 20 lakhs, 1 crore, 5 crore, 10 crore. There is no limit, right? Expenses तो minimum, bare minimum खर्चे तो रहेंगे ही रहेंगे, right? तो budgeting becomes a unproductive activity beyond a point. Budgeting is fine to figure out कि मैं यहाँ खर्चा कर रहा हूँ और मेरी इतनी इनकम है और मुझे इतना सेव करना है, right? Another way to look at it is, if you figure out कि मुझे महीने में कितना सेव करना है, उसके बाद कितना भी पैसा कहीं पे भी खर्च लो, as long as you are spending with from what you are earning, how does it matter? अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे रिटायरमेंट के लिए 50,000 रुपए सेव करने हैं और बच्चों की पढ़ाई के लिए 25,000 सेव करने हैं, ठीक है? तो 75,000 रुपीज की मैंने SIPs रजिस्टर कर दी. उसके बाद मैं 1 लाख रुपए खर्च रहा हूँ, 2 लाख खर्च रहा हूँ या 5 लाख खर्च रहा हूँ, क्या फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता ना. एज लॉन्ग एज आई एम गोइंग टू मीट माई गोल्स, वेयर यू स्पेंड डजंट मैटर. सो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम ऑन एन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी. मैं भी ऐसे ही करता था. आई वॉज टू फोकस्ड ऑन एक्सपेंसेस. आई वुड थिंक कि अच्छा इतना खर्चूंगा तो इतना कॉर्पस चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम, रिटायरमेंट. समवेयर इन 2015-17 मैं फायर का तो इतना दीवाना हो गया था कि मैंने सोच लिया था कि आई वुड रिटायर एंड नॉट डू एनीथिंग. इतना कॉर्पस हो गया था. बट दैट्स अ वेरी बैड वे टू लुक एट थिंग्स, राइट? एक तो वंस यू क्विट योर जॉब, व्हाट आर यू गोइंग टू डू? आप 1 महीने का सबैटिकल लेके देखो, आपको पता चलेगा कि कुछ करने के लिए नहीं है. सो इंस्टेड यू डू समथिंग विच यू एंजॉय, राइट? I came from Hyderabad to Mumbai today to talk to you just because I like talking about personal finance, right? It's not that I am getting anything out of it, right? I enjoy talking, and same is with my business, right? We do it, we work 7 days a week. 7 दिन हम काम करते हैं क्योंकि हमें अच्छा लगता है, हमें मजा आता है. बट आप बोलो कि नीरज, डिलॉयट बोल रहा है कि आपको 7 दिन काम करना है, तो मैं बोलूंगा आप 7 दिन के पैसे तो नहीं दे रहे हो ना मेरे को, राइट? तो प्रोडक्टिविटी की बात है. तो आप खर्चा एक एक्सटेंट तक ही कम सकते हो. इससे बेटर है कि आप देखो कि मैं या तो सी देयर आर 3-4 यूजेस ऑफ योर टाइम, राइट? आइदर यू स्पेंड इट ऑन योर हेल्थ, राइट? इंपॉर्टेंट. स्पेंड इट विथ योर फैमिली, और स्पेंड इट टू upskill yourself, or create another source of income, right? What if you can do something which becomes a good business over time and you get an opportunity to quit your job? Are you not better off doing that instead of focusing कि मैं हर महीने कितना खर्च रहा हूँ और इस स्टॉक से मेरा कितना रिटर्न बन रहा है, इस म्यूचुअल फंड से मेरा कितना रिटर्न बन रहा है? वो सब अपने आप हो जाएगा. वो सब करने की जरूरत ही नहीं है. आप सही चीजों पे ध्यान दो. So keep upskilling yourself, keep learning and keep focusing on the right things. हेल्थ पे ध्यान दो और अपने
आप स्किल्स पे ध्यान दो अपने आप। मैं आपको कुशाल एक बात बताता हूँ, 2020 में आई वॉज 30 ईयर्स ओल्ड और मुझे पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डर लगता था। एंड देन आई गैदर्ड द करेज एंड स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल। आप मेरी फर्स्ट वीडियो देखना और आज की वीडियो देखना, आपको जमीन आसमान का फर्क लगेगा। आज मैं आपसे ओपनली बात कर रहा हूँ। इनफैक्ट वट एवर वी आर टॉकिंग, वी कैन टॉक इन फ्रंट ऑफ लाइक a crowd of 100 people, 200 people also, because I've built that confidence, built that skill to talk, right? And same is probably with you. तो ये सब चीजों पे काम करना है rather than focusing on things which don't have a big upside. या आपने इतने सारे क्रेडिट कार्ड्स यूज किए, आई विल आस्क यू वन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, विच इज वन क्रेडिट कार्ड दैट डिसअपॉइंटेड यू द मोस्ट, कि आपको लगा कि यार ये तो बहुत सही होना चाहिए था बट बिल्कुल सही नहीं था, एंड अदर वे राउंड ऑल्सो, विच इज अ क्रेडिट कार्ड दैट यू फाउंड कि यार मेरे को इसमें तो कुछ एक्सपेक्टेड नहीं था बट इससे वंडर्स हो गए मेरे लाइफ में? So HDFC Infinia is that card for me जिससे वंडर्स हुए हैं, एंड अमेरिकन एक्सप्रेस प्लैटिनम ट्रैवल, राइट? बिकॉज जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस प्लैटिनम ट्रैवल का मैंने आपको एग्जांपल लिया था, राइट? 2 कार्ड यूज करने हैं फैमिली में, 4-4 लाख की स्पेंड करने हैं, तो 8 लाख रुपए में आपको 80,000 पॉइंट्स प्लस 20,000 के ताज वाउचर्स। ओके, तो 80,000 पॉइंट्स से आपको इजीली 3 to 4 नाइट्स का हॉलीडे इन अ 5-star होटल कर सकते हो आप इन अ कोई भी सिटी में। जैसे हैदराबाद में देयर इज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड ITC कोहिनूर, राइट? You can get a room for 15 to 20,000 points per night, so which is like 3 to 4 nights in that hotel for that 80,000 points, right? Or the example which I gave of Westin Rishikesh, fantastic hill station holiday in 80,000 points, right? ताज में अगर आप 20,000 के वाउचर्स अक्यूमुलेट कर रहे हो और अपने जेब से अगर 15,000 रुपए और डाल सकते हो, तो आप ताज फलकनुमा में जाके स्टे कर सकते हो, right? So these cards have helped a lot in have surprised a lot with the upside that's there, right? The kind of experiences that you can take. But you think about a card like American Express Platinum Charge Card, तो ये एक ऐसा कार्ड है which has a fee of 77,000 rupees per year, but is nowhere close to the reward rate that the American Express Platinum Travel gives you. तो इस पे आपको 2.5 पॉइंट्स फॉर एवरी 100 रुपीज स्पेंड मिलता है और कोई माइलस्टोन नहीं है, कुछ नहीं है। सो इफ यू आर समबडी हु इज नॉट ट्रैवलिंग इंटरनेशनली अ लॉट और डज नॉट स्पेंड ऑन लग्जरी प्रोडक्ट्स, राइट, लाइक हैंडबैग्स एंड शूज एंड ऑल दोस, दैट कार्ड इज नॉट फॉर यू। सो इवन विद चीपर कार्ड्स, इसकी फीस कितनी होगी? 4 या 5,000 रुपए पर ईयर है प्लैटिनम ट्रैवल की। यू कैन हैव दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस। तो ऐसा नहीं है कि आपको 70,000 रुपए का कार्ड लेना है फॉर दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस। क्रेडिट कार्ड्स यूज करके मैं कौन से अलग अलग चीजों पे स्पेंड कर सकता हूँ? बहुत सारे ऐसे स्पेंड्स है जो हमको पता ही नहीं होते कि ये भी क्रेडिट कार्ड से हो सकते हैं, तो ऐसे कौन से स्पेंड्स है? सब कुछ, जस्ट सैलरी छोड़ के। हाँ, सैलरी के अलावा आप सब कुछ, अगर आप सपोज आपको सैलरी किसी को पे करना है तो आप क्रेडिट कार्ड से नहीं कर सकते, बट उसके अलावा आप हर आइटम, हर चीज को क्रेडिट कार्ड पे स्पेंड कर सकते हो। इनफैक्ट आई नो समबडी हु रिसेंटली बॉट एन अपार्टमेंट ऑन क्रेडिट कार्ड्स। क्या? यस, सीरियसली? यस, घर खरीदा क्रेडिट कार्ड से? यस। ओके, तो वो बिल्डर पे डिपेंड करता है कि बिल्डर एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, बट उस बंदे का बिल्डर थैंकफुली उसने एक्सेप्ट कर लिया, नहीं बॉट एन अपार्टमेंट ऑन क्रेडिट। इज इट अ गुड स्ट्रेटजी? एब्सोल्युटली। क्या एग्जांपल देना, मतलब जैसे कितने का घर था और क्या किया उसने? जैसे कार बाइंग वाला स्ट्रेटेजी हमने यूज किया, वैसे ही आपको सिमिलर स्ट्रेटेजी यहाँ पे अप्लाई करना है। MDR लगेगा, आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। आप नेगोशिएट कर लो 1%, 8% एक्स्ट्रा। तो थोड़ा बताना जरा, कितने का फ्लैट था, कौन सा कार्ड यूज किया है? एग्जैक्ट नंबर्स मेरे को ध्यान नहीं है, तो आई वोंट लाई, बट आप सपोज आपने 1 करोड़ का घर खरीदा और पूरा आप पेमेंट कर रहे हो, तो जैसे मैंने एक्सिस वाला कार्ड बताया था, मैग्नस बर्गंडी, उसको आप स्वाइप करो। आप 1.5 लाख से ज्यादा स्पेंड करो एक मंथ में, तो यू विल गेट अ हायर रिवॉर्ड रेट, राइट? एंड यू आर गेटिंग दैट हायर रिवॉर्ड रेट, योर इफेक्टिव रिवॉर्ड रेट इज एनीवेज मोर देन 10% देयर। तो ऐसे स्ट्रेटेजीज भी यूज कर सकते हैं। तो आप हर चीज के लिए क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो आज की तारीख। तो बताना जरा, अभी 1 CR का अगर सपोज फ्लैट खरीदा तो इस पे कितना पैसा उसको मिलेगा वापस? ये जो मैग्नस बर्गंडी कार्ड है, इसमें आपको 35 पॉइंट्स ऑन एवरी 200 रुपीज स्पेंट आफ्टर ओवर एंड अबव 1.5 लाख रुपीज, राइट? तो इसका जो रिवॉर्ड रेट आता है वो अप्रोक्सीमेटली 14% का आता है। तो 1 करोड़ के घर पे 14 लाख का पॉइंट्स benefit, मिलेंगे yes, मुझे। points मिलेंगे। और ये कितने रुपए होगा?
14 लाख का पॉइंट मतलब 14 लाख का वैल्यू मिलेगा आपको। अच्छा 14 लाख रुपीस सेव हो गए मेरे। सेव हो गए। तो ये सेव ओ। ऐसे नहीं हुए कि आपके बैंक में पैसा आ गया। हाँ वो तो मैं यूज कर सकता यूज हूँ। करना है आपको ट्रैवल के लिए। करेक्ट। तो सी क्रेडिट कार्ड्स में क्या है ना, और ये ट्रैवल के लिए यूज करना है क्या सिर्फ? वहीं पे आ रहा था मैं। क्रेडिट कार्ड्स में देयर आर 3 वेज ऑफ सेविंग मनी। ओके, वन इज दैट यू गेट कैशबैक्स। कैशबैक का क्या मतलब हो गया, स्टेटमेंट में या वॉलेट में आपको क्रेडिट हो जाएगा, वहां पे आप 3 to 5% बना सकते हो। जैसे अमेजोन का आईसीआईसीआई का एक कार्ड है, आईसीआईसीआई अमेजोन पे कार्ड। सो इफ यू आर अमेजोन प्राइम मेंबर इन स्पेंडिंग ऑन अमेजोन, यू विल गेट 5% बैक इन योर अमेजोन पे वॉलेट। तो ये एक सिंपल वे हो गया कि मुझे क्रेडिट कार्ड यूज करें और कैशबैक चाहिए। दूसरा तरीका क्या हो गया कि आप बोलो कि मुझे गिफ्ट वाउचर्स चाहिए या गिफ्ट चाहिए या फिर स्टेटमेंट क्रेडिट चाहिए। दैट इज द वर्स्ट वे ऑफ रिडीमिंग योर क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स, क्योंकि यहाँ पे जो आपको वैल्यू मिलता है, एक पॉइंट का 20 से 25 पैसा ही मिलता है, राइट? द मैक्सिमम वैल्यू दैट यू गेट इन योर क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स इज टुवर्ड्स ट्रैवल ओनली। यहाँ पे आप ये 5%, 10%, 15% की जो हम बात कर रहे हैं, वो आपको ट्रैवल स्पेंड्स में ही है। तो जब हम बात करते हैं कि मैंने क्रेडिट कार्ड पे 15% बनाए, तो इसका ये मतलब है कि मुझे 15% की वैल्यू मिली, ये वैल्यू मैंने ट्रैवल में यूज किया। ऐसा नहीं है कि ये 15% मेरे बैंक में आए। बैंक में आएंगे तब जब आप कैशबैक क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो। जैसे अमेजोन पे वाला हो गया, एसबीआई का एक कार्ड है, एसबीआई कैशबैक कार्ड। यू गेट 5% ऑन ऑल ऑनलाइन स्पेंड्स अप टू 1 लाख रुपीज अ मंथ। तो इफ यू डोंट वांट दीज ट्रैवल रिवॉर्ड्स, गो फॉर दीज कार्ड्स। जरूरी नहीं कि हर बंदे को ट्रैवल वाला यूज करना है। पीपल डोंट लाइक टू ट्रैवल ऑल्सो, राइट? तो ऐसे कार्ड्स भी है। गॉट इट। बट दिस इज क्रेजी। अगर मैं घर खरीदने जाऊँ 1 CR का, 14 लाख रुपए का मैं मतलब ट्रैवल वगैरह कर सकता हूँ। बट इसमें एक ड्रॉबैक जो मुझे लगता है कि आपको नहीं लगता कि दिस इज एनकरेजिंग अननेसेसरी स्पेंडिंग सब्सिक्वेंटली? जैसे अभी मेरे को पता है कि यार 14 लाख रुपए का मेरे पास पड़ा है, तो मेरे को नहीं भी अगर करना है वो खर्चा, तो मैं फिर भी कर लूंगा। बिल्कुल होगा, और आई हैव एक्सपीरियंस दिस पर्सनली। ओके, तो isn't that a bad thing? it is a bad thing, but now it depends on your overall finances also, right? If you're somebody who's just started, does not have enough capital, I would not recommend you to do it. So a lot of people come to us as clients, right? जो अभी अभी अपना क्रेडिट कार्ड जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं और अपना इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर ऐसे लोग भी आते हैं जिनके पास लोन्स है, नेगेटिव नेटवर्थ है। तो जो नेगेटिव नेटवर्थ वाले होते हैं उनको तो मैं क्रेडिट कार्ड एडवाइस ही नहीं करता हूँ। नेगेटिव नेटवर्थ एज इन उनके पास लायबिलिटी है, लाइबिलिटी debt ज्यादा है, एसेट्स कम है। सपोज होम लोन है, कार लोन है, पर्सनल लोन है, Okay. राइट? तो ऐसे लोगों को तो क्रेडिट कार्ड बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। बट इफ यू आर समबडी हु हैज अ डिसेंट सेविंग्स, राइट? से फॉर एग्जांपल आपके पास 1 करोड़ की फाइनेंशियल सेविंग्स है, देन व्हाई नॉट यू यूज क्रेडिट कार्ड्स एंड यूज इट स्मार्टली फॉर योर ट्रैवल। अगर से फॉर एग्जांपल आपके पास एसेट्स हैं और आप क्रेडिट कार्ड से एक 5 स्टार होटल में रह सकते हो, और उस होटल में रहने की वजह से आपके 10,000 रुपए जेब से खर्च हो रहे हैं, तो इट शुड नॉट मैटर एज लॉन्ग एज यू हैव इनफ एसेट्स एंड इनकम। बट इट डेफिनेटली मैटर्स फॉर पीपल हु डोंट हैव एनीथिंग। तो जैसे आई हैव सीन पीपल विथ barely any assets, right? 5 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड भी नहीं है, but they are too focused on using credit cards and maximizing these rewards and spending all their money on that. That is a poor way of doing it, right? So as long as you have capital, little bit overspending हो जाती है, definitely no doubt about it. People will say that मैं नहीं करता, but I will not agree to it. जैसे मैंने आपको गोल्ड वाला स्कीम बताया था, right? You may end up buying gold and not selling it. तो पैसे तो लग गए ना, वो गोल्ड आपके घर पे पड़े, even though it's an asset, but you have spent money, कैश तो गया ना बैंक से। So these kind of thing people should, you have to be very very disciplined here. और ये क्रेडिट कार्ड के केस में व्हाट आर सम अंडररेटेड पर्क्स जो लोगों को पता नहीं होते क्रेडिट कार्ड्स का? ये भी आपको परक्विजिट मिल सकता है, या तो ये मेंबरशिप आपको फ्री में मिल सकती है, ऐसे क्या और कुछ ऐसे बेनिफिट्स है जो पता नहीं है लोगों को? So there is, so you get like Club Marriott memberships and ITC memberships, Taj memberships on signing up for credit card. जैसे for example, ये सब तो पता है, लाइक लेट्स से हाँ, लाउंज एक्सेस है, अनलिमिटेड लाउंज हाँ, हो वो गया, सब ये मिलता है। मेंबरशिप्स हो गए, बट आर देयर एनी अदर perquisites that people don't know कि क्रेडिट कार्ड से ये भी मिल So सकता there है? is a debit card I think from Bank of Baroda which gives you like a free gym membership also. Okay. Yeah. और अभी जैसे एक Scapia card आया है, which is a forex card, which is a free credit card. It has something called airport privileges. Okay, it's a free credit card. So जब आप free card देखते हो और ऐसे privileges देखते हो तो you mind gets blown, right? So इसमें क्या है ना, जैसे वो क्या कहते हैं कि अगर आप एयरपोर्ट पे 1,000 रुपीज स्पेंड कर रहे हो ऑन डाइनिंग, we will give you equivalent 1,000 rupees worth of points in your Scapia wallet, which you can use to book tickets.
So in fact, Wow. yesterday I used these points, and I used the airport privileges, ate at the airport, and then I got corresponding points in my Scapia wallet. Scapia क्या है? Scapia is a new credit card by Federal Bank. Okay. So it's called Scapia Forex credit card. It's a free card. Okay. And it's a zero Forex card. So they have this benefit. So they say that you can use it for dining, you can use it for shopping, you can ask for a free lounge access, or you can ask for a free spa session. तो ऐसा कार्ड आपको फ्री में विदाउट पेइंग एनी फीस इतने बेनिफिट्स दे रहा है, इज लाइक फैंटास्टिक, राइट? माइंड ब्लोइंग। वाओ। एंड इसमें आपको क्या लगता है कि व्हेन शुड समवन गेट अ क्रेडिट कार्ड? ऐसा कोई आपके एक्सपीरियंस में कोई एज है, या तो आपने क्या देखा है कि ऑन एन एवरेज हाँ ये एज में क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए, दैट इज बेटर, ऐसा कुछ होता है? अगर रेंट छोड़ के आप 30 to 50,000 रुपीज पर मंथ स्पेंड करते हो, हाँ, तो यू शुड गेट अ क्रेडिट कार्ड, ओके। बिकॉज यू कैन इजीली मेक 3 to 5% बैक ऑन इट। So getting a credit card is not a factor of how much you are earning, it is a factor of how much you are spending. Is that right? Absolutely. See, if you are very indisciplined with your finances, you have a lot of loans, right? Then credit card is a bad instrument for you, because obviously you as a person are not disciplined, right? आपके finances पे control ही नहीं है। But अगर आप income कमाते हो 100 रुपए, 60 रुपए खर्चते हो, तो उसमें क्या बुरा है? So, वो मैं 50,000 कमाऊं महीने का, लाख रुपए कमाऊं या 5 लाख रुपए कमाऊं, शुड नॉट मैटर, राइट? एज लॉन्ग एज मैं मेरी इनकम के अंदर अंदर खर्च रहा हूँ, तो क्रेडिट कार्ड बिकम्स अ गुड इंस्ट्रूमेंट। आप जैसे अगर आप सपोज, जैसे मैंने बताया आपको, 50,000 रुपए महीना स्पेंड कर रहे हो, 6 लाख रुपए साल का हो गया, 3% भी अगर बन रहा है, दैट्स लाइक 18,000 रुपीज, व्हिच इज अ साइजेबल सम। एंड आपके हिसाब से if any young couple is watching this, what is a good strategy? Having separate cards or having a sharing, or having like sharing one premium card? I always recommend couples to plan finances as a family. There are many people out there who like to plan finances separately, कि मेरा इतना इनकम है, मेरा इतना खर्चा है, मैं ये गोल्स के लिए इन्वेस्ट करूंगा। सेम हस्बैंड एंड वाइफ, कीप इट सेपरेट, राइट? बट इफ यू कैन डू इट, सी, most of your goals are common, right? Retirement is a common goal. Both of you will retire together. Child education is a common goal. तो फिर आप उसको अलग अलग क्यों देख रहे हो कि मैं इन्वेस्ट करूंगा अलग से, और हस्बैंड अलग से इन्वेस्ट करेगा, वाइफ अलग से इन्वेस्ट करेगा? तो आपको एक साथ देखना है। सेम गोज विद क्रेडिट कार्ड्स, कि डू इट एज अ फैमिली। यू कैन प्लान योर क्रेडिट कार्ड्स बेटर, यू कैन यूज डिफरेंट कार्ड्स, राइट? सो लाइक फॉर एग्जांपल एक्सिस एटलस हो गया, अभी जैसे अगर मेरा माइलस्टोन हिट हो गया, so I'll just use my wife's card to hit the milestone, right? I will not use my card. But अगर आप अलग अलग finances रखोगे तो आप इसको optimize नहीं कर पाओगे। तो it is always better to plan your finances together. आपने बोला कि स्केपिया जो कार्ड था वो फ्री क्रेडिट कार्ड है, तो फ्री क्रेडिट कार्ड मतलब क्या? लाइक बाकी क्रेडिट कार्ड के चार्जेस होते हैं क्या हर साल? बिल्कुल होते हैं। तो आपने बताया एक 77,000 पर एनम वाला भी था, तो हर साल मुझे ये पे करना है टू हैव देयर क्रेडिट कार्ड, to use their credit card, yes. Which is the most expensive credit card So there are cards with more than a lakh rupees fees also per year? Yes. जैसे HSBC का एक ताज का क्रेडिट कार्ड है, which is like 1.1 lakh और 1.2 lakh rupees a year. मतलब मेरे को यूज करने के लिए 1.2 लाख रुपीस देना है? बिल्कुल। और एक्सिस के थोड़े कार्ड्स है which are not sold openly in the market, which cost like 4-5 lakh rupees also. I'll check the name and send 4-5 lakh rupees per year? Yes, but that is for very ultra luxury high end segment. But why are people paying 5 lakh per year just for having that credit दो card? तीन चीजें होती है ना, एक तो आप उतना स्पेंड करते हो, like people who are entrepreneurs, celebrities, they spend a lot of money, right? So they get those kind of cards, and then it's also about status. अरे मेरे पास जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस का एक कार्ड है सेंचुरियन, इट्स इनवाइट ओनली, सो यू एंड आई कांट गेट इट इफ यू वांट। इनवाइट से आया कार्ड, मुझे मिला, तो आई कैन शो ऑफ ना कि मेरे पास तो सेंचुरियन है, देखो। तो वो स्टेटस का गेम भी है वहाँ पे। वाओ, क्रेजी। आपने कभी ऐसा क्रेडिट कार्ड ऐसे एकदम बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव? मैंने ये अमेरिकन एक्सप्रेस प्लैटिनम चार्ज कार्ड यूज किया है 3 साल के लिए, बट इससे ज्यादा एक्सपेंसिव कार्ड कोई नहीं यूज किया। और कितना दिया था आपने इसका? मैंने पहले इसकी फीस 60,000 रुपीज प्लस जीएसटी थी, नाउ दे इंक्रीज इट टू 66,000 प्लस जीएसटी। वर्थ इट लगता है लाइक इतना देना? नॉट वर्थ इट। सो अभी तो अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड्स इशू ही नहीं कर रहा है लास्ट 3-4 मंथ से, बट व्हेनेवर दे स्टार्ट इशूइंग द फीस विल प्रोबब्ली रिमेन सेम। तो एमएक्स क्या करता था पहले, दे वुड सेंड यू अपग्रेड ऑफर्स कि आप अपने प्लैटिनम ट्रैवल से इसमें अपग्रेड हो जाओ। जब आप अपग्रेड करोगे तो हम आपको 1.5 लाख पॉइंट्स देंगे। तो देन इट वुड मेक सेंस फॉर समबडी टू टेक इट, क्योंकि आपकी वो पॉइंट्स की वैल्यू ही 70 to 90,000 रुपीज की हो गई।
तो आप जितना फीस पे कर रहे हो आपको उतने पॉइंट्स मिल गए. देन स्मार्ट यूजर्स कैन एक्सट्रैक्ट वैल्यूज ऑफ नॉर्थ ऑफ 1.5 लाख रुपीज ऑल्सो. तो जितनी स्मार्टली आप अपने पॉइंट्स को यूज करोगे उतना वैल्यू आपको मिल जाएगा. बट अदरवाइज आई वुड नॉट, मतलब आई गिव अप माई कार्ड लॉन्ग बैक. Should I keep old cards for credit history or close them to avoid You charges? should keep old cards for credit history as long as if they are free cards, right? There is no harm in not keeping them. तो Hmm. जैसे मेरे पास the oldest card is 13 years old. Okay. But भले ही आप यूज नहीं करते हो फिर भी रखा फिर है. भी रख के रखा है. Isn't it a hassle to just store them, keep them? You just buy a credit card folder and keep it in that ना. Hmm. अगर वो बोले कि आपका कार्ड डोरमेंट होने वाला है या कैंसिल होने वाला है, just do one transaction on it. तो आपको 50 कार्ड्स नहीं रखने ना. Hmm. मैं तो क्या बोल रहा हूँ, an average user does not need more than 2 or 3 cards, right? Just because I'm an enthusiast, I have more cards, right? But an average user does not need more than 2 and 3 cards. ऐसे कोई कार्ड है जो कार्ड लेने के बाद तुरंत इमीडिएट कुछ बोनस मिलता है, एकदम माइंड ब्लोइंग बोनसेस मिलते So हैं? almost all cards which give you, which have a fee, right? जैसे आप जैसे HDFC Infinia की बात करते हैं, ठीक है? उसका जो फीस है 12,000 रुपीज प्लस GST एवर ईयर. तो आपको 12,000 पॉइंट्स दे देंगे, विच इज इक्वलेंट टू 12,000 रुपीज. एक्सिस का एटलस क्रेडिट कार्ड है, 5,000 रुपीज इज द फी. They will give you 2,500 points on sign up. So 2,500 points is like 5,000 points, transferable in the ratio 1:2. तो almost सारे कार्ड्स जिस पे एक फीस अटैच होती है, there is a joining benefit also. कुछ ऐसे बहुत ऐसे कोई बड़ा गिफ्ट या ऐसे नॉन मॉनेटरी पर्क कैसे कुछ देते? नॉन मॉनेटरी पर्क नहीं देते, दे विल गिव यू, जैसे वो आपको होटल के वाउचर्स दे देंगे कि आपको ताज होटल का वाउचर देते हैं 10,000 रुपए का, आप जाके वहाँ पे रहो और उसको स्टे करो. और ये जो नो कॉस्ट EMI स्कीम्स होती है, वो क्या, उसका क्या लॉजिक है, एंड डू यू थिंक दे आर गुड फॉर कंज्यूमर्स? So no cost EMI makes sense for anybody who has the capacity to pay upfront also. नो कॉस्ट EMI का कॉन्सेप्ट सीधा सीधा है कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, आपका कॉस्ट उतना ही पड़ेगा, इफेक्टिवली थोड़ा सा ज्यादा पड़ेगा, आई एक्सप्लेन दैट ऑल्सो, बट द मैन्युफैक्चरर विल बेयर द इंटरेस्ट कॉस्ट. तो आप देखो, आप कोई 10,000 का मोबाइल फोन खरीदते हो, यू हैव टू ऑप्शंस, बाय इट अपफ्रंट और बाय इट ऑन नो कॉस्ट EMI. जब आप नो कॉस्ट EMI पे ले रहे हो, देन यू विल सी दैट द बेस प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विल चेंज एंड देन एन इंटरेस्ट कंपोनेंट गेट्स एडेड, राइट? तो बेस प्राइस हो जाएगा 9,500 रुपये और 500 रुपये इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा. तो ये जो 500 रुपये जो इंटरेस्ट है, भले ही पे आपको करना है, बट बेयर मैन्युफैक्चरर कर रहा है. आपका तो आपके जेब से 10,000 रुपये लगेगा ओवर द से नेक्स्ट 6 मंथ्स और 9 मंथ्स. आपके जेब से एक्स्ट्रा क्या लग सकता है? एक तो जो प्रोसेसिंग फीस होती है वो एडवर्टाइज नहीं करते हैं, वो आपको स्टेटमेंट में दिखेगा अपने क्रेडिट कार्ड के. सो इट कैन बी 200 रुपीज और 500 रुपीज. देन देर इज अ GST ऑन द इंटरेस्ट ऑल्सो. सो वो एक आपको एक्स्ट्रा पेयर करना पड़ता है, बट अदरवाइज इट्स टेक्निकली नो कॉस्ट EMI ओनली. और अभी जो UPI का इतना इंक्रीज हो रहा है, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल आर यूजिंग UPI, एंड अभी तो ऐसे भी कार्ड्स आ रहे हैं जहाँ पर मैंने सुना है कि आप UPI से पे करोगे तो आपको कैशबैक भी मिलेगा. जैसे बीच में लास्ट ईयर क्रेड ने लॉन्च किया था क्रेड UPI, जहाँ पर आप क्रेड से UPI में पे करोगे तो कुछ कैशबैक मिलेगा एक्सेट्रा. अभी भी आई थिंक 1-2 कंपनीज है जो UPI में पे करती है और कैशबैक मिलता है. तो डू यू थिंक कि आफ्टर द राइज ऑफ UPI क्रेडिट कार्ड्स विल नॉट बी द थिंग एंड दे विल बी द थिंग ऑफ द पास्ट? बट डू यू नो हाउ आर यू गेटिंग दीज कैशबैक्स? नहीं. थ्रू क्रेडिट कार्ड्स ओनली. नहीं ना, UPI credit cards. ओके. Yes. So, जैसे for example, there is a card from HDFC, which is a co-branded card with Tata, called Tata Neu Infinity. And Tata Neu, the app has their own UPI also. So what you can do is take that card, okay, set up UPI on the Tata Neu app, ठीक है. और सपोज आप कोई मर्चेंट के पास जा रहे हो, टाटा न्यू ऐप से UPI से आप उस कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हो. ओके. ठीक है, जब आप उस कार्ड के थ्रू पेमेंट करोगे तो आपको 1.5% पॉइंट्स मिलेंगे. बट आप डायरेक्ट पे करोगे तो वो जैसे आपको क्रेडिट देता है 1 रुपये 2 रुपये, आप 10 लाख रुपए भी पे करो हो तब भी 2 रुपये देता है क्रेडिट. तो वो वहाँ पे कोई रिवॉर्ड रेट नहीं हुआ ना. तो वहाँ पे तो इट इज डिपेंडेंट ऑन क्रेडिट, हाउ मच एवर दे वांट टू गिव, compared to a UPI card wherein you know how much you will get. जैसे there is a card called Kiwi credit card, okay, then in that card there is something called Neon membership. तो वो they have tier based reward rate on UPI. So if you spend like 1.5 lakh rupees on UPI in a card on that in a month, आपको 5% बैक मिलता है. So now all of it depends on cards कौन सा यूज कर रहे हो. सिर्फ UPI प्लेटफॉर्म यूज करके अगर आपको वहां पे कैशबैक मिल रहा है तो वो कैशबैक डिपेंडेंट है कि वो सामने वाला आपको कितना देना चाहता है.
जब आप कार्ड्स यूज करते हो तो आपको पता है कि आपको कितना मिलेगा। गॉट इट। आपने एक सितंबर 2024 में कंट्रोवर्शियल ट्वीट किया था कि फॉर पीपल हु कंटिन्यूअसली फाइंड फॉल्ट्स इन इंडिया व्हाई आर यू स्टिल हियर, एंड ये बहुत ज़्यादा डिबेट हो गया था ट्विटर पे। तो व्हाट एग्जैक्टली इज द स्टोरी ऑफ दिस? So, see, every country has upsides and downsides, right? So rather than continuously saying कि मैं आपको इंडिया छोड़ के चले जाना चाहिए क्योंकि इंडिया में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, व्हाई नॉट वर्क टुवर्ड्स फिक्सिंग दोज प्रॉब्लम्स, राइट? व्हाई नॉट एजुकेट पीपल? लोग बोलते हैं कि सिविक सेंस नहीं है हमारे लोगों में। आप अपने तरफ से तो एफर्ट्स लगाओ ना कि उनको सिविक सेंस सिखाएं, रादर देन जस्ट कंप्लेनिंग ऑन ट्विटर। सी, ट्विटर as a social media platform has a very limited crowd, right? India is 140 crores people. So just ranting on Twitter about the rest of India who does not even exist on Twitter is not helping anybody, right? So either I do something to make our country better, or shut up. You have been born and brought up there and you continuously, abuse this place where you have lived all your life is illogical, right? बट व्हाई वाज द बैकलैश देयर? क्या लोग क्या बोल रहे थे? बैकलैश पता नहीं क्यों हुआ, लोगों को क्यों नहीं जमा। इट आल्सो वाज पब्लिश्ड इन मल्टीपल Yeah, I न्यूज़पेपर्स, know. Yeah. सो आई जस्ट म्यूटेड दैट ट्वीट। हाँ। तो क्या बैकलैश क्यों मिला था? बट लाइक बिकॉज व्हाट वर पीपल पीपल सेइंग? गेट एजिटेटेड व्हेन यू टेल देम कि आप इतना बोलते हो बट जाओ ना। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु से दैट इफ आई हैड द अपॉर्चुनिटी, यू क्रिएट दैट अपॉर्चुनिटी एंड गो, हु इज स्टॉपिंग यू? इफ आई हैड दिस, इफ आई हैड दैट। ऑब्वियसली ना यार, अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी तो आई वुड आल्सो वांट टू बी इलॉन मस्क एंड वॉरेन बुफे, राइट? You have to play the cards you have been dealt. Simple as that. Why constantly complain about this? Try to keep making your life better. If I'm living in a building today which is not a gated community, I'll try to move to a gated community. If I am driving a scooter today, let me try to move to a car, right? You can just continuously improve your own life rather than continuously abusing the system. Sure, system has issues. I am not disagreeing with anything, but things have improved over time, and obviously definitely it will continue to improve. ऐसा नहीं है, देखो, grass is always greener on the other side. Just that people have their own arguments, so I don't enter. नो, आई थिंक लोगों का पॉइंट ये था ना वहाँ पे कि दे वर सेइंग कि इट्स ऑलवेज इम्पोर्टेंट टू फाइंड द फ्लॉज एंड टॉक अबाउट व्हाट कैन बी डन बेटर बिकॉज इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। Yes, you should do that, right? जैसे recently ICICI बैंक वाला fiasco हुआ था कि 50,000 रुपए फॉर न्यू सेविंग्स अकाउंट। पीपल टॉक्ड अ लॉट अबाउट इट, एंड देन ICICI said ठीक है 50,000 नहीं करेंगे, 15,000 करेंगे। क्या था ये? सॉरी, अभी हुआ था लास्ट 1 मंथ में। क्या हुआ ICICI था? came up with a new announcement that any new savings bank account opened from 1st of September, I think, has in metro cities, minimum account balance is going to be 50,000 rupees. Oh, Then people outraged कि SBI तो 1,000 ही मांगता है, आप 50,000 मांग रहे हो, कौन देगा? तो then ICICI corrected that 15,000. You outrage about things. There is a difference between outrage and constantly ranting and constantly finding faults, right? Yeah. So let's not discuss more. नहीं बताओ ना क्या बोल रहे थे आप? नहीं, I'm saying कि जैसे people say that infrastructure is not great. You come to Hyderabad and see beautiful infrastructure. What's the best thing you love about Hyderabad? क्या सबसे पसंद है आपको? Hyderabad, see, I have stayed in Calcutta for the first 9 years of my life, and it took a long time for me to adapt to the city, Hyderabad, right? But now if you compare Hyderabad with any other city, be it infrastructure or anything else, I would say it's one of the best cities to live in. Why? Because infra-wise, it's fantastic, right? You have wide roads everywhere. See, population has been increasing, उसके वजह से traffic होता है, but one of the best infra cities you will see in Hyderabad. Then you will see कि वहाँ पे आपको ट्रैफिक रोड पे पुलिस वाला रोक के बोलेगा नहीं कि मेरे को ब्राइब दो. That has stopped long time ago. I get mind blown every time I am stopped by a police wala and just hands me a challan. I'm like, I'm okay to pay this. Bribery पूरा खत्म हो गया वहाँ पे. I don't know why it happened or how it happened, but that has gone, right? And then standard of living is good, it's cheaper compared to other cities and all that. I was talking to one real estate broker. He was telling me that Hyderabad में luxury market बहुत boom हो रहा है. Luxury real estate. Hyderabad is the third city in India selling the most luxury flats and apartments. I think Mumbai and Gurgaon are the top two, and Hyderabad is the third one. Let me give you an example there. अभी हैदराबाद में क्या हो रहा है ना, you have a problem of the size of apartments in Mumbai, right?
a 2000 square feet apartment will cost you 10 crore rupees here, Yeah. right? That's not the problem there. वहाँ पे क्या है, अभी lots of new luxury real estate is coming up, 10,000 square feet के apartments, which is costing 15-16 crores only. Oh. And the rich are lapping them up, rich and wealthy. So this is what's happening in Hyderabad, because you go to Gurgaon and go to Mumbai, it's so obscenely expensive. And the other thing is that, Hyderabad loves real estate. Hyderabadis as such loves real estate. There are a lot of wealthy businessmen, and the Tollywood crowd is also there, right? So all of that also adds up fuel to the fire. Yeah. And आपने इतने लोगों के साथ interact किया है in your entire career. What are the top 2 or 3 mistakes according to you that youth are doing as far as their financial investments are concerned? Generally people are doing, Yeah. right? The biggest mistake people do is they don't understand risk. I tweeted yesterday कि what are the risks applicable to an individual in India. ठीक है, मैंने I put out a list of 10 items. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल चार्ली मॉन्गर का एक कोट है कि आई विल नॉट गो एनीवेयर वेयर आई विल डाई, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ रूल कि मैं कभी भी इंडिया में कोई भी लोकल अम्यूजमेंट पार्क के राइड्स में नहीं चढ़ूंगा या फिर एडवेंचर स्पोर्ट्स नहीं करूंगा. इफ आई हैव टू डू इट आई विल गो टू प्रॉब्ली वंडरला एंड गेट ऑन अ राइड, राइट? बिकॉज द रिस्क इज वेरी हाई. सेम विथ राइडिंग अ टू व्हीलर. मैं इंडिया में मैं मेरे घर के 1 किलोमीटर रेडियस में ही टू व्हीलर चलाता हूँ, वो भी हेलमेट पहन के, अदरवाइज मैं नहीं चलाता हूँ, राइट? द रिस्क इज वेरी हाई. देयर इज नो अपसाइड हियर, देयर इज ओनली डाउनसाइड. सेम विथ से इंश्योरेंस कवर. सो मेरा पर्सनल जो इंश्योरेंस कवर है 1 करोड़ का है, और लोगों को समझ में नहीं आता जब मैं बोलता हूँ उनको कि आपको हाई इंश्योरेंस कवर चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशली. हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे फॉर एग्जांपल माय maternal grandfather went through a brain surgery 2 years back. We ended up spending 20 lakh rupees in cash for his treatment. My God. Now imagine if he had insurance, everything would have been covered by an insurance, right? तो आपको बड़ा इंश्योरेंस कवर क्यों चाहिए? ऐसे टेल रिस्क इवेंट्स के लिए चाहिए कि कोई एक्सीडेंट हो गया और 30 दिन की हॉस्पिटलाइजेशन हो गई, या फिर कोई बड़ा बीमारी हो गया जहाँ पे आपको बहुत बड़ी सर्जरी करानी है. तो एक तो वो हो गया कि टेल रिस्क इवेंट के लिए आप अपने हेल्थ को कवर करो. दूसरा क्या है? लॉन्ग टर्म, राइट? हेल्थ इंश्योरेंस इंडिया में आपको तभी मिलता है जब आप हेल्दी हो, ठीक है? अनलाइक द वेस्ट जहाँ पे आपको कोई भी डिसीज है तब भी मिल जाएगा. इंडिया में प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस, पर्सनल इंश्योरेंस तभी मिलेगा जब आप हेल्दी हो. तो आपको आज ही लेके रखना पड़ेगा. अगर आज लेके रखना है और नेक्स्ट 60 ईयर्स के लिए चाहिए मुझे, then I need a higher cover, right? Inflation is more than 10% here. So these are the two reasons you should always have a high cover. So health insurance is missing. Anytime we sign up a client, they don't have a health insurance. Same with life insurance. I gave you my dad's example, right? Life insurance also as a cover is missing. लोग अपने घर के इंटीरियर्स में 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च देंगे, बट वो टर्म इंश्योरेंस नहीं लेंगे, क्योंकि डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके पास एक होम लोन है. तो these are the things that people don't really have a factual understanding कि how should they think about risk and how should they manage their risk which is applicable to themselves. इमरजेंसी फंड बहुत बड़ा. इमरजेंसी फंड किसी के पास नहीं मिलेगा. सबको आपको मिलेंगे इन्वेस्टमेंट्स इन स्टॉक्स, इन्वेस्टमेंट्स इन म्यूचुअल फंड्स, क्रिप्टो, ग्लोबल स्टॉक्स, ये सब मिल जाएगा. इमरजेंसी फंड है नहीं है मेरे पास. सो दिस इज द वेरी बिग गैप इन द इंडस्ट्री राइट नाउ. दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व. कि जब आप मेरे पास क्लाइंट बन के आओ तो मैं आपके सारे गैप्स को कवर करूं. आर यू मैनेजिंग योर रिस्क वेरी वेल और नॉट? आर यू प्लानिंग फॉर योर लॉन्ग टर्म गोल्स और नॉट, एंड इन्वेस्टिंग अकॉर्डिंगली? इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स इज टैक्स फ्री टिल यू डोंट सेल इट. ये किसी को समझ में नहीं आता है. आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन अ फंड इन 2017 व्हिच इज लाइक अ बिग चंक ऑफ माय पोर्टफोलियो. उस फंड का मेरा जो एवरेज कॉस्ट है वर्सेस एनएवी इट्स 4x टुडे. Wow. और 1 रुपए का टैक्स नहीं भरा है मैंने उस पे. 4x in how many years? 4x in 7-8 years. Okay. So average cost. So I kept buying as it kept increasing also, Yeah. right? Even now I do an SIP. So 4x हो गया है. फिर XIRR कितना होगा इस पे? इस पे 22-23% No, that's है so XIRR. good. हाँ. Nice. तो आप देखो 1 रुपए का टैक्स नहीं भरा है. तो टैक्स प्लानिंग तो हम ये भी करते हैं. तो और क्रेडिट कार्ड्स की हमने डिस्कशन करी. स्मार्टली यूज करना है, मैक्सिमाइज नहीं करना है. तो ये सारे गैप्स है. लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि रिटायरमेंट इज द बिगेस्ट रिस्क दैट यू आर कैरिंग फॉर योरसेल्फ. एक तो
most people will become redundant after 40 45 in their jobs, right? Which is a very big risk for a salaried individual. So people should start planning their retirement early. पहले लोग 35 40 में करते थे, अब उन्हें 25 30 में ही करना पड़ेगा, unless they can start their own businesses and make money. If you are going to be dependent on a salary, आपको जल्दी start करना ही पड़ेगा. Same for kids education. आपको kids education, if you don't want to borrow or don't want them to borrow, you have to plan from day one. Yeah. Right? But सब कुछ छोड़ो कुशल, थिंक अबाउट इट इन दिस वे. एजुकेशन के लिए लोन मिल जाएगा, घर खरीदने के लिए लोन मिल जाएगा, राइट? ट्रैवल करने के लिए भी मिल जाएगा, गाड़ी के लिए भी मिल जाएगा, रिटायरमेंट के लिए मिलेगा नहीं. एंड दिस इज द मोस्ट नेग्लेक्टेड फाइनेंशियल गोल बाय एवरीबॉडी. सो ट्रू. ये गैप्स है, तो एवरी टाइम वी साइन अप अ क्लाइंट, दीस काइंड ऑफ गैप्स आर देयर. वाओ. आपको लगता है कि जो व्यक्ति जॉब में है अभी, सैलरीड इंडिविजुअल, वो भी मतलब स्मार्टली प्लान कर करके एसआईपी कर करके लाइक एक लेट्स से 10 करोड़ का कॉर्पस बना सकता है इन द नेक्स्ट 30-40 इयर्स? एब्सोल्युटली बना सकता है. आपके है कोई क्लाइंट केस स्टडीज ऐसे? यस, वी हैव अ क्लाइंट हु हैज बीन सैलरीड, is approximately 50 years today. ठीक है, उसका एज 50 साल का होगा. He has been working all his life as a salary member. His just mutual fund corpus is around 12 crores. Oh. Right? Disciplined investing. Disciplined investing, that's it. Disciplined investing, nothing else. You keep increasing your investments in line with increasing your income and keep increasing your income also. ऐसा नहीं है कि 3-4% की सैलरी ग्रोथ से मैं खुश हूँ. That means you are settled and you are comfortable और आपको मेहनत नहीं करनी है. राइट? अगर कोई बोलता है कि 5% की सैलरी ग्रोथ मिल रही है मुझे, आई हैव एग्जांपल्स वेयर पीपल हैव गॉटन 40% सैलरी ग्रोथ इन द सेम ईयर वेयर इन समबडी एल्स हैज रिसीव्ड अ 5% सैलरी ग्रोथ. तो उसको 40% क्यों मिला और आपको 5% क्यों मिला? बिकॉज यू आर कंफर्टेबल इन योर जॉब, ही इज नॉट कंफर्टेबल इन दिस जॉब, राइट? तो वो कंफर्ट की बात है कि आप कितना कंफर्टेबल हो रहे हो अपने लाइफ में. ये इनका 12 सीआर का कॉर्पस कैसे, मतलब क्या स्ट्रेटजी था, कैसे बना, थोड़ा इलैबोरेट कर सकते हैं? So when he came to us, his investments were in, stocks, PMS, banks manage करते थे उनका पैसा, right? So then we consolidated everything in mutual funds and, then employees provident fund and public provident fund. But when he came to us, he had a corpus of say around 6.5 crores. Then from there, it has grown to around 12 crores today. कितने टाइम में? 3.5 years. Wow. Because see, आपका मैक्सिमम कॉर्पस आपके लाइफ के लास्ट ईयर्स में ही आएगा. कितना 20% हो गया ये तो. हाँ, आप देखो ना, अभी उसकी जो मंथली सेविंग्स है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 8 लाख रुपीज. ठीक है, तो मैं साल का 1 करोड़ तो ऐसे ही जोड़ रहा हूँ सिर्फ इनकम से. करेक्ट है ना, प्लस रिटर्न्स. सो कंपाउंडिंग विल ऑलवेज हैपन in the fag end of your life. Yeah. Warren Buffett वाला एग्जांपल क्लासिक है ना, कि 99% of his net worth came after the age of 60. Correct. So simple as that. So शुरू के years में you will continue to struggle, but थोड़ा डालते रहो. Once you hit a corpus of 1 crore, then the compounding becomes very fast. Say you are able to add 10 to 12 lakh rupees a year from your pocket and you earn 10 to 12% return. तो 24-25 लाख रुपए 1 करोड़ पे आप साल का जोड़ रहे हो. राइट? तो आपका कॉर्पस एवरी 3 to 4 years डबल होते रहेगा वहां से. सुपर इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन, बहुत ही मजा आया आपसे बात करके. वन लास्ट क्वेश्चन, ट्रिकी वन. इफ यू आर इन द शूज ऑफ कुशल एंड इफ यू आर इंटरव्यूइंग नीरज, व्हाट इज वन क्वेश्चन यू वुड लाइक टू आस्क हिम टुवर्ड्स द एंड? इंटरेस्टिंग. सो आई वुड आस्क, व्हाई शुड आई साइन अप विथ यू एज अ क्लाइंट? ठीक है. सो कुशल, हमारे बिजनेस का एक मोटो है कि हम कभी भी क्लाइंट को चीट नहीं करेंगे. क्योंकि आप देखो इंडस्ट्री में, फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में, everybody is trying to fill their own pocket, right? बैंक इंश्योरेंस बेच रहे हैं, then there are so complex products कि where आपको पता है there are lot of bonds out there जो बिकते हैं मार्केट में, 5% का कमीशन रहता है. इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में कितना कमीशन होता है पता है आपको? 40%. एक बार हमें किसी ने ऑफर किया था कि आप 1 करोड़ रुपए का अगर प्रीमियम कलेक्ट करोगे तो विल गिव यू 70% कमीशन. My God. So you imagine, right, the kind of mis-selling that's happening in the industry. So very few people who are doing clean business, right? So when you come to me as a client, I will not cheat you. That is the number one motto. I will tell you कि अगर मैं आपको कोई प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहा हूँ तो इसमें से मेरी कितनी इनकम होगी, वो पूरा क्लैरिटी रहेगा आपको. तो दैट इज द बिगेस्ट थिंग आई एम प्राउड ऑफ ऑनेस्टली, कि हमने हमारे बिजनेस में आज तक
टर्म इंश्योरेंस के अलावा एक भी कोई लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट नहीं बेचा है जहाँ पे ज़्यादा कमीशन हो। टर्म इंश्योरेंस में भी सिर्फ एक क्लाइंट ने इंसिस्ट किया था कि उसको सिंगल प्रीमियम पे करना है, बट अदरवाइज ऑल ऑफ देम हैव बीन रेगुलर प्रीमियम पॉलिसीज, राइट? जिसमें मेरी कमीशन, मेरी इनकम कम है। So idea is that we want to help people build their financial lives and live their financial lives comfortably. And that's what we're trying to achieve. We're not trying to do it at a very large scale because we want to pay personal attention to our clients. So if you were to ask me this question, I would Wow, do that. that's so lovely. Thank you so much for doing this. बहुत मजा आया, बहुत सीखने मिला मुझे. क्रेडिट कार्ड्स का बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला, प्लस आई थिंक गॉट टू नो अ लॉट ऑफ पर्सनल फाइनेंस टिप्स एज वेल फॉर माय ओन जर्नी. आई एम श्योर एवरीवन हु इज वाचिंग दिस is going to love this episode. And special thanks once again for coming all the way from Hyderabad to Mumbai for doing this. I hope you enjoyed and wish you all the best. Thank you, Kushal, for inviting me. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट वी कैन गिव यू मोर वैल्यू एडिटिव कंटेंट इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम. हमको ये बताइए कि आपको कौन से काइंड ऑफ गेस्ट चाहिए. हमको ये बताइए कि कौन से क्वेश्चंस मुझे नहीं पूछने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चंस मुझे और पूछने चाहिए थे ताकि आपको और ज़्यादा वैल्यू मिल सके, और कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आए ताकि हम लोग ये पार्ट ट्रिम कर सके फ्यूचर एपिसोड्स में. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड कीप शेयरिंग ऑल आवर एपिसोड्स विद योर फ्रेंड्स एंड कीप गिविंग अस फीडबैक so that we can improve and come up with better quality content.